स्वागत है आप सबका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की इस कड़ी में आज दूसरा वीडियो लेकर और दूसरे वीडियो के साथ नई कुछ चर्चाएं लेकर मैं अरविंद तिवारी आप सबके बीच उपस्थित हूं। और जो बात हमने हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस करी थी हम उसी को आगे लेकर जाएंगे। और जो कुछ बातें हमने वहाँ पर कर ली थी उनसे आगे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि उनको लेकर हम आगे डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक तो आपका बायोडेटा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि उसमें आपका डेफ भी आ जाता है, डेफ में आपका सर्विस प्रेफरेंस भी आ जाता है और कभी कभी सर्विस प्रेफरेंस कुछ इतना यूनिक होता है कि उस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो उनके पास रहेगा तो वो ऑब्वियसली उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ में बायोडेटा प्रिपरेशन। हमारा पार्ट 2 जो है वो बायोडेटा प्रिपरेशन होगा। सबका अपना अपना होता है। हम बात कुछ इस तरह से करेंगे कि जनरल बातें सारी आ जाएं। मतलब हम ऐसी बात करेंगे कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट से हैं तो आप भी उसका आंसर प्रिपेयर कर सकें और कोई दूसरे सब्जेक्ट का है तो वो भी प्रिपेयर कर सकें। हम जनरल बात सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। और बायोडेटा प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सबसे पहला जो है वो दैट इज़ बैकग्राउंड सब्जेक्ट। और उस पर लास्ट वीडियो में हमने हल्का सा कुछ एक आइडिया लिया था, पर आज उसको हम थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। बैकग्राउंड सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में उस पर बात कर लेंगे। बैकग्राउंड सब्जेक्ट कुछ ऐसा एरिया है जिसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा जाता है या फिर किसी सब्जेक्ट को पूरा ग्रेजुएशन और अंडर पीजी में पढ़ा जाता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट और बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स आपको साथ लेकर चलने होते हैं तो उसमें यदि एक बैकग्राउंड सब्जेक्ट पर बहुत लंबा समय चला गया तो भी प्रॉब्लम है और अगर कुछ छूट गया तो भी प्रॉब्लम है। सारा करना संभव नहीं लगता क्योंकि 11th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी तक लगभग 7 ईयर्स का जो सिलेबस का पार्ट है उसको आप 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन में कवर कर पाओ, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। वो इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है और नहीं करो तो भी चैलेंज है क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड है तो हम उम्मीद करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड उम्मीद करेगा कि आपको उसमें सब कुछ पता हो। ऐसा कुछ ना हो जो आपको आइडिया ना हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट जो है उसको लेकर कुछ एलिमेंट्स हैं, उन पे बात करेंगे। यदि आपने चेंज किया है तो पहला एलिमेंट तो यही है कि इफ़ चेंज। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने चेंज किया है 12th के बाद में? 11th 12th में एक सब्जेक्ट रखा और बाद में चेंज किया। अच्छा, आप सबका सेम रहा है, बस आप लोगों ने चेंज किया है, ठीक है। तो चेंज के अंदर क्या होता है, क्लास 12 तक आप छोड़ सकते हैं। फिर यदि आपने चेंज किया है ना तो इफ़ चेंज है तो क्लास 12th तक की बात आप छोड़ दें। और मुझे उम्मीद है कि आपने 12th के बाद ही छोड़ा होगा, है ना। जनरली वही स्टेज होती है छोड़ने की। क्लास 12 तक का आप छोड़ दें, उसको नहीं प्रिपेयर करें क्योंकि अब वो नियर बैकग्राउंड नहीं रहा, वो पुराना हो गया, वो पहले निकल चुका है। तो उसको भूल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और आपसे उम्मीद भी नहीं की जाएगी कि इतना पीछे जाकर 10 साल या 8 साल 10 साल पीछे जाकर कोई सब्जेक्ट जो आप छोड़ चुके हो उस पर भी आपको नॉलेज हो, वो नहीं उम्मीद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो तो उसका बेसिक ध्यान रखना है, बेसिक ध्यान रखना है। अब बेसिक ध्यान रखने में क्या होता है, जैसे ये जीएस की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति ध्यान रखता ही रखता है। बेसिक ध्यान रखने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मेरे को उम्मीद है जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने साइंस छोड़कर ही दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा, या कॉमर्स छोड़कर आर्ट्स में गए होंगे, साइंस छोड़कर आर्ट्स में आए होंगे। साइंस छोड़कर कॉमर्स में आने वाले लोग भी बहुत रेयर होते हैं आजकल। तो आपने साइंस छोड़कर ही आर्ट्स अडॉप्ट किया है, ऐसा ही है, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप साइंस से आर्ट्स की तरफ गए ना, तो आपको क्या करना है, साइंस का बेसिक बात ध्यान रखना है। बेसिक बात क्या होता है, जैसे अगर बायोलॉजी था आपके पास में तो वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपको ये पता हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बहुत बेसिक सी बात है, तो पता ही होनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक उन चीज़ों के केमिकल नेम पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नमक का केमिकल नाम क्या है वो पता होना चाहिए। जिप्सम का क्या होता है, ये तो जीके में भी आ जाता है, जनरल स्टडीज़ का भी पार्ट है। तो वो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत एडवांस बात आपसे पूछी नहीं जाएगी। जैसे न्यूटन के 3 लॉ, वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा देते हैं, तो वो न्यूटन के 3 नियम तो आपको कम से कम पता होने ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत एडवांस कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए जो 11th 12th में आता होगा और आपसे उम्मीद कीजिए नहीं होगा। ऐसा आपको केवल बेसिक बात
जो जनरली अगर हम सम अप करें तो जनरल स्टडीज़ के पर्पस से उस सब्जेक्ट में होती होगी, और वो आपने पढ़ी भी होगी आई गेस, क्योंकि वो तो आपके कोर्स का और सिलेबस का ही पार्ट है, तो उसको आप इग्नोर कर भी नहीं सकते। इसके बाद में जो अगर चेंज किया है तो, और सेम है तो भी, चेंज किया है तो आपको 12th इग्नोर कर देना है, चेंज नहीं किया है तो आपको क्या करना है, 11 12 तो ध्यान रखना ही रखना है, और ग्रेजुएशन का उसका सब कुछ ध्यान रखना है। तो ग्रेजुएशन के लेवल पर उस सब्जेक्ट में जो भी आती है बातें वो ध्यान रखनी है। अब ग्रेजुएशन लेवल पर जो बातें आएंगी वो भी 3 ईयर का कोर्स है, 1 साल में एवरेज 6 सब्जेक्ट होंगे, 3 साल में जाओगे तो 18 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 18 पेपर हो जाएंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं बोलें पेपर बोलें तो 18 पेपर हो जाएंगे, 18 वो प्लस 11 12 में 3 3 6 वो, तो 24 सब्जेक्ट्स 24 पेपर को कवर करना टेढ़ा काम है। तो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट यदि 12th और ग्रेजुएशन में सेम था, मान लो आपने 12th के अंदर कॉमर्स था और 12th के बाद भी आपने बीकॉम किया, तो आपको क्या करना है, इस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का भी बेसिक ही बात ध्यान रखना है, केवल बेसिक नॉलेज आपको अपने साथ रखना है। बेसिक नॉलेज में क्या होगा, वही 11 12th, मतलब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसकी भी आप 11th और 12th की किताबें पढ़ लोगे, और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आपको 1 से 2 दिन लगाना है, और 1 से 2 दिन के अंदर आप इस ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को कवर कर लोगे, और वो 11th क्लास की किताब से। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है सपोज, तो आपको 11th की पॉल साइंस की जो बेसिक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की या थ्योरी की, उसको एक बार को रीड कर लेना है। आपने सोशोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशोलॉजी की 11th और 12th की, या ज़्यादा भी हो तो 11th क्लास की कम से कम जो 2 किताबें 11th में चलती हैं उनको एक बार को क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो आपको कुल मिलाकर क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो चिंता नहीं करनी है, ग्रेजुएशन ही तैयार करना है, खाली ग्रेजुएशन लेवल का ही, और उसको तैयार करने के लिए भी उस सब्जेक्ट की 11 12 देनी है। और अगर चेंज नहीं हुआ है तो भी ग्रेजुएशन लेवल का तैयार ना कर ग्रेजुएशन के उस सब्जेक्ट को 11th और 12th से तैयार करना है। क्योंकि ये मेरा इतने सालों का एक अनुभव है, इंटरव्यू में कभी भी बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक पूछा जाता है। पर एक और अनुभव रहा है, जो पूछा जाता है बेसिक वही लोग नहीं बता पाते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इससे क्या होता है ना, इंप्रेशन गलत पड़ता है, क्योंकि अगर आप सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको प्रियम्बल पता हो। ग्रेजुएशन में तो प्रियम्बल नहीं आता, और आता भी है तो ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं है, वो तो 11th स्टैंडर्ड की किताब में ही है। तो आपको प्रियम्बल बोलने को कह सकते हैं कि बोलकर सुनाओ प्रियम्बल, और वो तो जीएस पढ़ने वाले को भी आना चाहिए, तो आपका तो सब्जेक्ट ही था। तो क्या होता है, हमेशा ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट का वो 11 12 का बेसिक बात पूछते हैं, और लोग बेसिक बताने में भी कैपेबल नहीं हो पाते कई बार। तो आपको उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि 11th और 12th की सारी किताब, और कम से कम 11th की तो आपकी इतनी शानदार तैयार हो कि आपसे कुछ भी बात पूछेगा। और एक बात, शुरुआत जब भी करेगा ना आपसे क्वेश्चन पूछने का, तो वो बेसिक से ही शुरू करता है, फिर एडवांस पर लेकर जाएगा, अगर जाएगा भी तो। जैसे शुरुआत भी करेगा तो आपको यही पूछेगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के अंदर जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था, कितने मेंबर थे। अब ये तो बेसिक से शुरू हुआ, फिर हो सकता है आगे जाकर आपको केशवानंदा भारती का केस क्या था, फिर थोड़ा सा और कोई एक आध केस लो। तो क्या होगा, आपको बेसिक से शुरू करेगा और चौथे पांचवें क्वेश्चन तक आते आते थोड़ा डिफिकल्ट करेगा। पर जब तक अगर आपने यहाँ तक लेकर गए और सही जवाब दिए, तो अगर 5th नंबर के क्वेश्चन पे आपने मना भी करा कि नहीं याद आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप वहाँ तक लेकर गए हो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन ही पूछा, बहुत बेसिक था और उसी पे हमने सॉरी बोला। सॉरी भी किसके लिए बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 11th का एटलीस्ट 11th क्लास की किताब को तो बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट की जो ग्रेजुएशन में था बिल्कुल रट डालो, बार बार उसको रिवाइज कर लो, और 1 दिन में 2 दिन में उसको रिवाइज करो, फिर टाइम मिले जब भी, फिर एक आध दिन में 6 घंटे 8 घंटे में उसको रिवाइज कर लो, बहुत क्विकली पॉइंट्स मार्क करके। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इंटरव्यूज़ के साथ में कि लोग जनरली क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम सामने जो 4 लोग बैठे हैं उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग टैकल कर पाएंगे, पर वो इतना आसान होता नहीं है। वो लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जीवन का ज़्यादा बड़ा अनुभव है, तो आप जब झूठ बोल रहे होगे, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, पता चल जाएगा, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आरएस के इंटरव्यू का। आरएस के इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से था, उससे ये पूछा कि आपने बेरूबारी वाला केस सुना है इसके बारे में? बोले हाँ सर सुना है। बोले बेरूबारी वाला केस किस ईयर में डिसाइड हुआ था? बोले सर 1960 में डिसाइड हुआ था।
बोले उसके अंदर सबसे बड़ा डिसीजन क्या हुआ था, तो बोले कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये उसमें एक बड़ा डिसीजन हुआ था। बोले अच्छा। बोले आपने पूरा पढ़ा है इसके बारे में? बोले हाँ सर, बेरूबारी के बारे में पढ़ा है। बोले अच्छा एक बात बताओ, बेरूबारी क्या है? तो वो अटक गया आदमी। बोले बेरूबारी तो वैसे याद नहीं आ रहा था, तो सोच रहे। तो बोले चलो आपको एक हिंट देते हैं, आपने पढ़ा है ना उसके बारे में? बोले हाँ सब पढ़ा है। अब यहाँ पर केले का छिलका है, वो आपको फिसला ही देने वाले हैं, क्योंकि अब आप झूठ बोलोगे, और अगर आपको नहीं पता होगा और आपने झूठ बोला तो पता चल जाएगा। आपसे पूछा बेरूबारी क्या है, कौन है, तो आपने बोला सर पढ़ा तो था। बोले चलो हिंट दे देते हैं, क्या है बेरूबारी? बेरूबारी मेल है कि फीमेल है, ये बता दो बस। तो अब क्या होगा, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि वो ना तो मेल है ना फीमेल है, बेरूबारी कुछ है ही नहीं। बेरूबारी एक पीस ऑफ लैंड है, एक एरिया है वेस्ट बंगाल, बंगाल के वाले एरिया में। उस बंदे ने क्या करा, झूठ ही बोला। उन्होंने सर बेरूबारी फीमेल है, याद आ गया, यही पढ़ा था, बेरूबारी एक फीमेल है, उनका केस है ये। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको वो एहसास नहीं होने देंगे, अब वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको आपका जवाब ठीक लगा, और वो आपको एहसास नहीं होने देंगे, पर आप क्या हो गया, फंस गए, ऑब्वियसली फंस गए। तो क्या होता है, मैं हमेशा कहूँगा सबसे अच्छा जवाब सच्चा जवाब है। भाई नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा जवाब जो होगा ना वो सच्चा जवाब होगा। अगर कुछ झूठ बोला तो पूरे चांस हैं कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन में वो आपको उलझाएंगे, क्योंकि वो पकड़ लेंगे, उनको लगेगा वाह ये आए हैं, अब इनको लेकर चलते हैं और आगे, इसी तरीके से। तो फंसना नहीं है, और अगर नहीं आता है तो मौका नहीं देना है कि सामने वाला आपके साथ गेम कर ले। तो आपको वहीं पर सरेंडर कर कर कि सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा, तो बहुत बढ़िया है। भाई स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि प्रॉब्लम आएगी, सिचुएशंस बिगड़ेंगी, चैलेंज आएंगे, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हम उसको टैकल भी कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और फिर क्या होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन पे जाने वाला आदमी की सबसे पहला स्टेज है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं करता, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसके बाद सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आपको नहीं आता, इसकी स्वीकार्यता जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। फिर तो आप अगर मना ही कर दोगे कि सर मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा, तो ये मान लेंगे कि ये आदमी ईमानदार है, नहीं आता, मना भी करता है, और दो जवाब दिए भी हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब क्या होता है, आप में से जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई में गैप आया होगा, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। एक एलिमेंट बैकग्राउंड सब्जेक्ट हो गया, दूसरा एलिमेंट जो है वो गैप है, और गैप के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरएस में जनरली या स्टेट पीएससीज के अंदर जहाँ रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते, वहाँ गैप एक जनरल फिनोमिना है। यूपीएससी में इस पर सवाल ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, होते हैं, हमारे यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि वैसे ही एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है। तो जब 3-4 साल में होगा तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद आदमी एलिजिबल होगा, और 3 साल 4 साल चला तो आपका डिग्री का गैप आ ही जाएगा, तो वो तो बड़ा ऑब्वियस है। और आपने 2 अटेम्प्ट दिए तो 5 से 6 साल निकल गए, अब 5 से 6 साल जाएंगे तो गैप ऑब्वियस है। पर कई बार क्या होता है, थोड़ा लंबा गैप भी होता है। हो सकता है जैसे आप में से कई लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने बहुत गैप लिया हो, मतलब पहले पढ़ाई करी, फिर जॉब में गए, जॉब कर रहे थे, फिर बीच में तय किया, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करी, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर वो 2-3 साल खा गया, तो हो सकता है 8-10 साल का गैप भी हो। एज यहाँ पर ज़्यादा है, 40 साल की उम्र तक जनरली एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जॉब वाले 45 तक दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में जो है। तो आपको क्या करना है, आपने डिग्री और इंटरव्यू के बीच में जो गैप है, जब आपकी लास्ट डिग्री हुई उससे लेकर इंटरव्यू के बीच का जो गैप है, उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई आप इतने साल 8-10 साल तक कर रहे हो, ये बहुत ठीक बात नहीं। और कर रहे तो फिर क्या हुआ, आप पढ़ाई कर रहे थे, 10 साल में आपने कुछ भी नहीं करा, ये तो आपकी और ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दिखाता है। तो आप जॉब करते हो तो आप उस बात को साबित कर ही दोगे कि आप उस गैप में, आपकी लास्ट डिग्री से लेकर कब तक, इंटरव्यू की डेट तक आप क्या कर रहे थे, आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो आप में आपकी डिग्री से लेकर इंटरव्यू तक
ये पूरे टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड थे, आप एम्प्लॉयड थे, आप खाली नहीं बैठे थे। उनको बेरोजगार आदमी नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बिल्कुल बेरोजगार हो, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहा हो और केवल बोले 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने एग्जाम दिया हो, क्रैक कराओ, क्वालिफाई कर लिया हो, सब कुछ हो गया हो, फिर भी आपका सपना ये था, आपने ब्रेक लिया हो, फिर आप तैयारी पे लग गए। ऐसा नहीं, आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो, वो भी अचीवमेंट है। नौकरी पास कर ली थी, करके कुछ टाइम छोड़कर फिर इस तैयारी में लग गए, लोग ऐसा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो और आप में टैलेंट है, तभी आप इतना क्वालिफाई कर पाए। तो आपको वो साबित करना पड़ेगा, और सेल्फ डिपेंडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, उसको साबित करना पड़ेगा। उस पर बनेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, पक्की बात है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत मैन्युपुलेट कर भी आंसर कर सकते हो, पर जब आपके पास ऑब्वियसली कोई जॉब है तो फिर मैन्युपुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा जवाब दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके लिए आपको क्या करना है, एक व्याख्या तैयार कर लेनी है, एक एक्सप्लेनेशन तैयार करना है, जो गैप आया उसमें क्या क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, फिर आप पीजी में गए और इसके साथ साथ आपने कंपटीशन की तैयारी शुरू करी। फिर आप उस 2 साल में पीजी करते करते एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए। आप जैसे हुए हो, अलग अलग जो जॉब कर रहे हैं वो लोग तो हुए ही हैं, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपने उस जॉब को ज्वाइन करा और साथ साथ में आपने पढ़ाई चालू रखी। जिसने पढ़ाई छोड़ी, बीच में जॉब छोड़ी, तो वो ये कहेगा कि मैंने जॉब करी, पर मेरे को जब ये एहसास हुआ कि जॉब के साथ में पढ़ाई और अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने फिर उस जॉब को क्विट करने का सोचा। क्विट कर फिर मैंने अपना 100% इस पर ही दिया। तो आपको क्या करना है, एक पूरा एक्सप्लेनेशन रेडी करना है और उसको ही प्रेजेंट कर देना है। जब आपसे पूछा जाए कि गैप क्यों करा या इतना टाइम क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो डिसीजन आपने लिया है वो सोच कर ही लिया होगा, उसको भी, उस पर भी बने रहना है। ऐसा नहीं कि वो आपको बोल दें कि आपने क्विट करा और क्विट करने के लिए आप बोलें कि ये तो गलत डिसीजन था, आपने, ये तो बहुत इलॉजिकल डिसीजन है, आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने क्विट कर दिया, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। तो उसके लिए भी आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने क्विट क्यों करा, क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि आप कुछ बेहतर करोगे। वो जॉब केवल आपने शुरुआत में एक एग्ज़ाम दिया था, और जब आपको ये एहसास हुआ कि आप जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे और आपका सपना सिविल सर्विस में जाने का था, तो आपने उस जॉब को अपने सपने के बीच में नहीं आने दिया और आपने क्विट करा। तो वो एक लेजिटिमेट डिसीजन है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी पढ़ाई और जॉब साथ करने में, इसलिए आपने क्विट किया। और अगर आपने जॉब के साथ मैनेज किया तो भी आप बता सकते हो। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एक व्याख्या होनी चाहिए, उसी को बताना है। बात समझ आ रही है? तो आई गेस ये आपको क्लियर है। अब क्या होगा, जब आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे पूछा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मतलब जो जॉब आप करंट में कर रहे हो, आपकी करंट जॉब के बारे में पूछा जाए, हम हैं भी उसी पर ही अभी, और करंट जॉब पर जब आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, शर्म नहीं आनी चाहिए उस जॉब को लेकर, या फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जो आप काम कर रहे हो वो किसी भी तरह से आरएएस की जॉब से कमतर है। क्योंकि महात्मा गांधी एक कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे, दैट वाज ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति का जो काम है ना, थोड़े थोड़े महीनों में सबको फिजिकल लेबर करना चाहिए और सभी का काम सम्मानजनक है। अब चाहे सड़क पर कोई सफाई कर रहा है, उसका भी उतना ही ज़रूरत है, उसकी भी उतनी नीड है। 2-3 दिन जब हड़ताल हो जाती है ना सफाई कर्मचारियों की, तो शहर की हालत क्या हो जाती है हम सब जानते हैं, और उससे हम ही सफ़र करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का काम इम्पॉर्टेंट है, किसी का भी काम छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि शहर में सफाई कर्मचारी, 1% भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। तो आप जो करंट जॉब कर रहे हो उस जॉब की भी इम्पोर्टेंस आरएस से किसी भी कीमत पर कम नहीं है। ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे थे वो थोड़ा कमतर जॉब था और अब जो आप करना चाह रहे हो वो थोड़ा बेटर जॉब है, इसलिए आप इधर आना चाहते हो, वो कारण नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपके पास में है उसकी कीमत आपको नहीं है, ऐसा प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप पे आपकी जॉब के बारे में पूछें, आपकी आंखों में चमक दिखनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपको एक उत्साह दिखना चाहिए कि आप बढ़िया काम कर रहे हो। बात समझ आ रही है? इसके लिए आपको अपने डेफ में आप लिखोगे ही, आपकी जॉब की डिटेल्स जाएंगी। अब जॉब जो भी आप कर रहे हो उस सेक्टर का बैकग्राउंड पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको इसका बैकग्राउंड कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही किसी का ले लेते हैं, आप क्या जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर है आपका? नर्सिंग में है आपका।
तो आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, जो कि वैसे ही एक नोबल काम है, नर्सिंग तो मेडिकल डिपार्टमेंट का एक नोबल काम है। तो आपसे वो नर्सिंग से रिलेटेड पूरा दुनिया के अंदर नर्सिंग कैसे स्टार्ट हुआ, दुनिया में नर्सिंग के जनक कौन हैं, दुनिया में नर्सिंग कहाँ कहाँ पर बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ रही हैं, इंडिया में नर्सिंग की बड़ी पर्सनालिटीज़ कौन सी रही हैं, और इस ऑक्यूपेशन का कैसे आप इस्तेमाल करोगे आरएएस के जॉब के अंदर, और आप इस जॉब में क्या चैलेंजेस देख रहे हो, क्या सुधार की गुंजाइश है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्या हो गया, अगर शॉर्टकट बनाए तो आपका जो जॉब है उस जॉब से रिलेटेड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर कोई पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी आ जाएगी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, या उसकी डिटेल आएंगी कौन से हैं। यदि हम इंडिया के लेवल पर बात करेंगे तो इंडिया के लेवल पर भी आपकी उससे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे। आपकी इस जॉब में चैलेंजेस क्या हैं वो भी पूछा जा सकता है। आपको इस जॉब में ये जॉब आपकी कैसे हेल्प करेगी इन आरएएस, क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे जो आरएएस की नौकरी करने में आपकी करंट जॉब से आप सीख रहे हो और वो मदद कर पाओगे। आप वो चाहेंगे कि आपने जो जॉब कर रहे हो उससे आपने कुछ सीखा हो, और जो सीखा हो उसका इस्तेमाल आगे आप दूसरी जॉब में कर पाओ। आपकी लर्निंग देश के काम आनी चाहिए, इसी के लिए तो हो आप। भाई आप जो करने जा रहे हो वो देश सेवा है, और देश सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि सेना की तरह सीमा पर खड़े होना, खाली वो भी देश सेवा है और बहुत नोबल देश सेवा है, पर आप जो देश सेवा करने जा रहे हो उसमें आपकी लर्निंग जो है उसका इस्तेमाल देश के लिए होने वाला है, जो आपने सीखा है, जाना है, उसका इस्तेमाल देश के फ़ायदे में होने वाला है। तो वो देश सेवा ही एक तरह की। आपकी लर्निंग हर जगह से होनी चाहिए और आपकी करंट जॉब से भी होनी चाहिए। तो करंट जॉब की जो लर्निंग है वो कैसे आरएएस की तैयारी में हेल्प करेगी या आरएएस की जॉब में हेल्प करेगी वो आपको बताना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वर्ल्ड लेवल, इंडिया, चैलेंजेस। अब जैसे आपने अभी नर्सिंग का एग्जांपल दिया, तो नर्सिंग के अंदर तो कोविड अभी रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कोविड में आपने किस तरह से मैनेज किया, कोविड क्या था, क्या हुआ, उसमें क्या चैलेंजेस थे, कौन से वैक्सीन थे, क्या होता है, वो सब चीज़ें। जैसे एक टर्म कई बार आती है जो मेडिकल साइंस में और नर्सिंग स्टाफ काम में लेते होंगे, जैसे एक तो होता है वैक्सीनेशन, एक होता है इम्यूनाइजेशन, इस तरह के टर्म्स आते हैं। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या अंतर होता है, तो अपने एरिया का, जो आपका जॉब का एरिया है, उसका बेसिक नॉलेज आपको सारा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपने वो तैयारी करी भी होगी, तो आपको उसके बारे में जानकारियाँ होनी भी चाहिए और होगी भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पर आपको काम करना है। और आपके जॉब से रिलेटेड अगर कुछ भी करंट में आया हो, जैसे मैंने वैसे कोविड तो लिख ही दिया था, अगर आपकी जॉब का कुछ भी करंट में चर्चा में रहा हो तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हाँ, अभी रिसेंटली मैं बस वही बोला आपने, रिसेंटली करंट में राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल के ऊपर बहुत विवाद था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी संघर्ष था। तो राइट टू हेल्थ बिल क्या है और विवाद का कारण क्या था और कैसे वो रिजॉल्व हुआ, कौन से प्रोविजन विवाद का कारण थे, उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जॉब से रिलेटेड करंट भी हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने जॉब के बैकग्राउंड का वर्ल्ड, इंडिया, करंट प्लस साथ साथ में चैलेंजेस और कैसे उसका इस्तेमाल करोगे, ये प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, अब आप कोई सा भी जॉब दूसरा करते हो, आप गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हो, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो भी यही सब चीज़ें आ जाएंगी। वर्ल्ड लेवल पर क्या है, इंडिया पे कौन है, चैलेंजेस क्या हैं, जॉब की कैसे हेल्प होगी। कोविड नहीं आएगा बैंक में, पर हाँ दूसरी चीज़ें, हाँ कोविड के अलावा भी दूसरे चैलेंजेस, नोटबंदी आ जाएगा, उसमें क्या हुआ, अभी 2000 का नोट बंद हुआ, वो होगा। बेसिक नॉलेज बैंकिंग का सारा, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट बढ़ती है तो FD की रेट क्यों बढ़ जाती है, रेपो रेट बढ़ती है तो लोन क्यों महंगा हो जाता है, वो क्या होता है रेपो रेट, ये सब बेसिक आइडिया बैंक का हो गया। और करंट में बैंक में क्या चल रहा है, तो जैसे अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो वो क्यों करा, क्यों चालू करा था, क्या मतलब था, क्या गलती थी सरकार की पहले जो 2000 का नोट रखा, अब क्यों बंद कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरह का एलिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अपनी जॉब की इस तरह की बैकग्राउंड तैयार कर लेनी है। कम से कम आप अपनी जॉब की 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें तो प्रिपेयर करके जाओ। 99.99% इसी एरिया से एग्जाम में आपको, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा।
0.1% की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, क्योंकि हम किसी के भी दिमाग में जाकर नहीं देख सकते, पर हम कोशिश कर रहे हैं पर काया प्रवेश करने का। पर काया प्रवेश समझते हो क्या होता है? दूसरे आदमी के शरीर में जाकर झांक कर देख रहे हैं उसके दिमाग में कि वो क्या सोच सकता है। तो वो क्या सोच सकता है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट में बेसिक बात पूछ सकता है, और जॉब के बारे में जनरली यही बातें पूछेगा। जनरली जैसे बैंक में जॉब करते हो तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ लेगा, ब्रिक्स बैंक के बारे में पूछ लेगा, तो वर्ल्ड में तो वही है। इंडिया में पूछेगा तो आरबीआई के बारे में पूछेगा। और खासकर वो लोग भी क्या होते हैं, वो लोग कोई किताबें पढ़कर तो आते नहीं हैं, उन्होंने जो अखबारों में जो चीज़ें देखी होती हैं उन्हीं पर वो आपसे पूछते हैं। जैसे अखबारों में रेपो रेट बहुत आता है लिखा हुआ, तो उस पर पूछते ही पूछेंगे, 100% पूछेंगे। अब अखबारों में कोई बात बैंकिंग का कोई टर्म नहीं आता होगा तो वो नहीं भी पूछा जाएगा, पर जो आता है जनरली वो पूछा जाएगा। 2000 का नोट अभी करंट में चर्चा में, आप बैंक में जॉब कर रहे हो, 99% चांस है कि आपसे 2000 के नोट पर सवाल पूछा ही जाएगा कि ये क्यों करा, कैसे करा, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये सवाल पूरा चांस है कि उससे ना बने, जैसे आपका नर्सिंग है तो आपसे ना बने, पर जो बैंक में जॉब कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, तो ये पूरा चांस बनता है। तो आपके लिए राइट टू हेल्थ है। अब बैंक वाले जॉब वाले से चांस कम है कि राइट टू हेल्थ वाले पे पूछा जाए। करंट में पूछ तो सकता है पर चांस कम बनता है, क्योंकि उनको नर्सिंग बोलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, अरे अभी तो हेल्थ बिल आया था, उसमें कुछ दिक्कत हुआ था, कोविड हुआ था, तो वो सीधा हेल्थ हेल्थ दिमाग में आने लग जाता है। जिस आदमी से, जिस बैकग्राउंड के आदमी से बात करते हो तो उस आदमी से आपको वही सवाल दिमाग में आने लग जाते हैं पूछने के लिए। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना होता है। फिर इसके बाद में आपका तीसरा एक एरिया, जब आप वहाँ पर जाओगे ना तो आपके साथ क्या होगा, आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा। आप अंदर से एंटर करोगे, एंटर कर कर आप अंदर जाओगे तो आरपीसी के अंदर क्या है, नीचे की तरफ तो पूरा ऑफिस सब कुछ बना हुआ है, साइड में सीढ़ी से ऊपर ले जाएंगे जहाँ पर मेंबर्स के रूम है, और वहाँ पर लाइब्रेरी के उधर उन्होंने कुछ सेक्शंस बना देते हैं, लाइब्रेरी और कुछ एक उनका रीडिंग रूम है, वहाँ पर बैठा देते हैं सेक्शंस बनाकर अलग अलग अलग। तो जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे उतने ब्लॉक्स बनाकर अलग अलग कर देंगे। आपको 7 या 8 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएंगे जो एक बोर्ड में जाएगा, एक इंटरव्यू बोर्ड में। तो आपके साथ में 7-8 लोग वो होंगे जो आप ही के इंटरव्यू बोर्ड में जाने वाले होंगे। वहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें फिल कराएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप लेकर जाओगे साथ में, ओरिजिनल भी लेकर जाने और उनकी कॉपी भी लेकर जानी है। वो सब इंस्ट्रक्शंस में आ भी जाएगा, जैसे ये भी आएगा तो इंस्ट्रक्शंस के साथ में भी आ जाएगा कि क्या क्या लेकर आना है। फिर क्या करेंगे, वहाँ पर वो एक आपको एक छोटा सा स्लिप होता है जो जनरली अंदर जाती है, जिसमें आपका स्कूल का, एजुकेशन का डिटेल्स, आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लस एक ब्लैंक लाइन ब्लॉक सा होता है। उस ब्लॉक के अंदर आपको हॉबी फिल करने के लिए बोलेंगे वो। तो हॉबी आपसे अभी डेफ में नहीं भरवाया होगा, कहीं पर भी नहीं भरवाया होगा, अब पूछेंगे वो सीधा। तो वो वहाँ पर वो सीधा ऐसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे पहले वहाँ पर जब आप बैठे होगे ना, वेट कर रहे होगे, तब आपसे फिल करवाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पर ही। और फिर वही आपका हैंड रिटन फिल किया वही पूरा 7-8 जनों का पूरा बंच बनाकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको तुरंत अपनी हॉबी वहीं भरनी है। तो एक तो हॉबी पहले से सोच कर जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास एक हॉबी आप कैरी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वही लिखोगे। नहीं कैरी करते हो तो आपने इतने टाइम में सोचा भी होगा, और नहीं सोचा है तो आप सोच लेना कि क्या करना है, और उस हॉबी से रिलेटेड पूरा बैकग्राउंड तैयार करना है। तो वहीं पर फिल करना होगा, पर ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ जाकर ही सोच रहे हैं कि क्या भरना है, वो नहीं करना है। पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको हॉबी में क्या प्रेजेंट करना है, पहली बात। दूसरा, हॉबी से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड कैसा रहा। हॉबी में आपने स्कूल से ही शुरू करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल कॉलेज से ही आपने कुछ हॉबी बनाई होगी। तो उस हॉबी में आपने कोई पोजीशन होल्ड करी है क्या। पोजीशन होल्ड करने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम, आपका हॉबी है सपोज, तो आपको क्या करना है, आपने कोई डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये गेम खेले हैं, ये पोजीशन होल्ड किया है। कुछ आपने मेडल जीता है, अगर आपने कुछ मेडल या कोई प्राइज इसमें अटेन किया है, जीता है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेडल और प्राइज भी बताना पड़ेगा। हॉबी पे बेसिकली शुरुआत तो यहीं से ही होगी बात की, पर क्या होता है ना, हमको जनरली लगता है कि उनको आइडिया नहीं होगा, बट वो क्या करते हैं, हॉबी पर बहुत डिटेल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और वो ये चेक करने के लिए कि सच में आपकी हॉबी है कि नहीं। तो क्या होगा, आपके स्टेजेस कैसे चलेंगे। हॉबी का सिविल सर्विस में रोल क्या है, ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो शुरुआत में पूछा चला जाएगा आपसे। हॉबी का सिविल सर्विस में रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी पेंटिंग करना है, अब आपको बोलें कि आप पेंटिंग करते हो, पेंटिंग की हॉबी से हम सिविल सर्विस में क्या फ़ायदा होगा, कैसे तय करेंगे कि पेंटिंग सिविल सर्वेंट को हेल्प कर रही है अपनी नौकरी करने में।
तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। जैसे कि लेजिटिमेट जवाब क्या है कि पेंटिंग एक ऐसी जगह है जिसके अंदर संतुलन, इमेजिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, उसके कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा जाता है। पेंटर शुरुआत करने से पहले दिमाग में कुछ सोचता है, उसी को ही इम्प्लीमेंट करता है, उसमें एक बैलेंस होता है कलर्स का, उसमें बैलेंस होता है शेप का, और फिर जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो वो एक अल्टीमेटली एक फाइनल बहुत सुंदर सा चित्र बनकर एक रिजल्ट सामने आता है। सिविल सर्वेंट का जीवन भी ऐसा ही है। वो कोई भी प्लान प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने दिमाग में सोचता है, फिर उसके बाद उसको कागज़ पर उतारता है, उसका डिटेल जो है ड्राफ्ट तैयार करता है, DPR जिसको बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, और फिर उसको क्या करता है, बैलेंस तरीके से बनाकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तभी अल्टीमेटली हमको शहर में और देश में जो है बदलाव नज़र आने लगते हैं, और जो सुंदर और अच्छे बदलाव होते हैं। तो पेंटिंग का इस्तेमाल, मेरा माइंडसेट ऐसा है, इसलिए मैं पेंटिंग का इस्तेमाल उसमें कर सकता हूँ। तो हो गया बैलेंस आंसर, अपने आप आपने जो है जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से आपको आंसर प्रिपेयर करना होगा, डिपेंड करेगा आपकी हॉबी क्या है। योगा आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, क्योंकि योगा से रिलेटेड चीज़ें 2015 के बाद से देश के अंदर चर्चा में आई हैं और लोग करने भी लगे हैं। योगा एक कॉमन फिनोमिना बन गया है, तो लोग उसको एज एन हॉबी काम में लेते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं, नहीं भी करते हैं तो बोलते तो ज़रूर हैं। तो अब योगा का इस्तेमाल सिविल सर्विस में कैसे करोगे, योगा की कौन सी विधाएं हैं जिनको काम में लेकर आप सिविल सर्विस में बेहतर सिविल सर्वेंट बन सकते हो। तो आपको, जैसे मैं मेरा ही बता देता हूँ, मैं खुद भी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ योगा। तो मेरा एक स्टेटमेंट है, खुद ही ने सोचा है इस बारे में और बहुत सारे लोगों को देखकर सोचा है कि जो योग करेगा वो रूल करेगा। और ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, वो योगा करते हैं, रेगुलर करते हैं। उन्होंने ही मोटिवेट किया है देश को, दुनिया को, देश को ही नहीं दुनिया को प्रमोट किया है उन्होंने योगा को। और वो कितने एनर्जेटिक तरीके से, बिना थकान, बिना डार्क सर्कल, बिना कोई प्रॉब्लम के 4 घंटे सोकर आदमी हर तरह से, हर तरह की एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल, हर तरह की समस्या के लिए तुरंत खड़े तैयार मिलते हैं और फुल एनर्जी के साथ में, चेहरे पे चमक के साथ में। तो सिविल सर्वेंट को भी 24 आवर्स का जॉब है, तो वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म और वो चमक और वो सब कुछ चाहिए चाहिए। तो जो योग करेगा वो रूल करेगा, ये एक मन में भाव है ही है। तो अगर हमको सिविल सर्वेंट बनना है और सफल बनना है तो क्या होगा, योगा एक तो माइंड और बॉडी दोनों को क्या करेगा, स्टेबल रखेगा, बैलेंस रखेगा, और जब बैलेंस होगा तो हम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो योग जो है इस तरह से भी हेल्प करता है। दूसरा, योग जो है वो सारा काम संतुलन का है, सारा काम बैलेंस का है। योग का कोई आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे और कोई विधा हो, उन सब में क्या होगा, बैलेंस तक ले जाने की बात करता है। ध्यान भी होता है तो एक्सट्रीम छोड़कर बैलेंस पर लाने की बात करता है। तो एक संतुलित जीवन कैसा होता है, ये सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, सामान्यज्ञ हो, और सामान्यज्ञ जो होते हैं वो किसी एक एक्सट्रीम एंड पर नहीं होते, वो बैलेंस लेकर चलते हैं। तो योगा वो बैलेंस सिखाता है जिससे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे आप बराबर परफॉर्म कर रहे होगे, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप एग्रीकल्चर में हो कि हेल्थ में हो या और किसी में हो। योगा वो संतुलन सिखा देता है, वो बैलेंस सिखा देता है। और योग तीसरा फ़ायदा जो करेगा वो आपको दुनिया या लोगों के साथ, या उन लोगों के साथ जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, उनके साथ आपको कनेक्ट करने का काम भी आसानी से करवा पाएगा। योग की ये भी खास बात है, क्योंकि योग का मतलब होता है एडिशन। तो आप लोगों से मिलो और मिलकर उनके साथ जुड़ पाओ, ये सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है। पब्लिक डीलिंग, पब्लिक कनेक्शन, और योग आपको ये सिखाता है, तो आपका योग हेल्प करेगा इस तरह से। तो इस तरह से एक आंसर प्रिपेयर करना होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल तो आपको दिए हैं, अब आपको अपना प्रिपेयर करना है। और अगर प्रिपेयर करना है तो उसको एक बार प्रिपेयर करके एक बार मेरे को बता भी देना आप क्या आप प्रिपेयर करते हो। वो अगर उसमें कुछ भी गुंजाइश हुई सुधार की तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक करेंगे, और उसी आंसर को फिर हम प्रेजेंट करेंगे। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि रट कर आएँ, सहज तरीके से तैयार करेंगे और उसको ही आंसर बोलेंगे। हॉबी पे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, पूरा का पूरा इंटरव्यू हॉबी पे चल गया। अगर आपकी हॉबी कुछ इस तरह की हुई और उनका और आपका इंटरेस्ट मैच कर गया, तो फिर वो हो सकता है आपसे 20 मिनट तक हॉबी पर ही बात हो जाए, या एटलीस्ट 4 में से 1 या 2 मेंबर आपसे हॉबी पर बात कर लें, तो आधा इंटरव्यू हॉबी पर ही चल जाए, ये पूरा चांस है। तो आपको उसके लिए क्या रहना है, तैयार रहना है हॉबी के लिए। तो हॉबी का सिविल सर्विस में फ़ायदा, पहली बात। दूसरी बात, हॉबी से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड, हॉबी रिलेटेड टेक्निकल वर्ड जितने भी हैं ना,
वो ध्यान रखने हैं। जैसे अभी मैंने अभी योग का एग्जाम्पल लिया, तो योग के अंदर अष्टांग योग होता है। क्या होता है? योग के 8 लिम्स क्या हैं, किसने योगा शुरू किया था, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है, इस तरह का सवाल। तो योगा तो आप लोगों के अभी आरएस के सिलेबस का भी पार्ट है, तो ध्यान समाधि में क्या अंतर है, प्राणायाम और आसन में क्या अंतर है, आसन करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए, योग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं, कितने आसन होते हैं जो सूर्य नमस्कार में आते हैं, कितने स्टेप में किया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं बोलकर बताओ, कौन कौन से आसन होते हैं बोलकर बताओ। तो अब ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपकी हॉबी से रिलेटेड थे और जनरली सबको पता है। हो सकता है कि पूछने वाले को पता ही नहीं हो कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं और कितने आसन होते हैं और कौन कौन से होते हैं, पर वो पूछ तो सकता ही है ना, और आपको तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आपकी हॉबी है, तो पूछा ही जा सकता है। आपकी हॉबी पेंटिंग है, अब पेंटिंग हॉबी है तो आपको पूछ ही सकता है कि इंडिया के कोई 5 पेंटर्स के नाम बताओ जो बहुत फेमस हुए। अच्छा, कोई राजस्थान की चित्रकला के बारे में पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सी चित्रकला शैली आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी कौन सी खास बात पसंद है। अब ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट था राजस्थान जीके का, और आपकी हॉबी पेंटिंग है, तो आप और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कल्चर में चित्रकला का टॉपिक, पेंटिंग का टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपके इंटरेस्ट का पार्ट होगा, तो वहाँ से टेक्निकल वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। पेंटिंग में कलर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कलर्स के कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं कि आपको यदि ग्रे बनाना है तो कौन से 2 कलर को कंबाइन करोगे तो ग्रे हो जाएगा, यदि आपको ऑरेंज कलर बनाना है तो आप कौन से कलर्स को कंबाइन करके ऑरेंज बना सकते हो, कौन से 2 कलर मिलाओगे तो ऑरेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपकी हॉबी का बेसिक पार्ट है। अब कोई आदमी नहीं जानता होगा और उसने फेक हॉबी बनाया होगा तो वो ऐसी जगह पर पकड़ा जाएगा। जैसे एक बार एक लड़के से पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, बोले सर वॉकिंग करना हॉबी है, वॉक करना हॉबी है। तो बोले बहुत बढ़िया बात है। बोले आप कितनी वॉक करते हो दिन भर में? तो बोले सर 4 से 5 किलोमीटर कर लेता हूँ। बोले अच्छा, आपको 4 से 5 किलोमीटर वॉक करने में कितना टाइम लगता है? बोले सर 15-20 मिनट में हो जाती है। तो अब 15-20 मिनट में कोई आदमी 5 किलोमीटर पैदल कैसे चल सकता है, वॉक कर सकता है? 5 किलोमीटर चलना है, 15 मिनट में पहुँच जाएगा 5 किलोमीटर, बस यहीं पकड़े गए। झूठ था, हॉबी नहीं थी, बनाया था तो पकड़े गए। जो करता होगा उसको पता है, जो सच में अगर 4 किलोमीटर वॉक कर रहा होगा उसको पता है कि मेरे को जाने में इतना टाइम लगता है, वापस आने में इतना टाइम लगता है, तो वो बताएगा। अगर झूठ बोला होगा तो फंस जाएगा। तो आपको, मैंने बोला ना, सबसे अच्छा जवाब सच्चा जवाब है। तो आपको क्या करना है, हॉबी पे जो टेक्निकल टर्म्स हो सकती है ना, उनको ईमानदारी से प्रिपेयर करना है। और अगर आप बना भी रहे हो, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको क्या करोगे, उसके टेक्निकल वर्ड्स को सीख कर जाओगे। कुछ लोगों ने, एक बंदा एक बार मिला था, बहुत बढ़िया उसने हॉबी बताई। उससे पूछा हॉबी क्या है? बोले सर बुजुर्गों से बात करना हॉबी है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, 70-80 साल के लोग होते हैं, उनके साथ फ्री होता हूँ मैं, उनसे मिलता हूँ। हॉबी में क्या करते हैं हम, लेजर में जो चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, हम जब फ्री हैं, अपने रेगुलर ऑक्यूपेशन से फ्री हैं, तो जो काम करेंगे वो हॉबी है, वही हॉबी है। और उस हॉबी में फ्री होने के बाद कुछ भी किया जा सकता है। तो हम बुजुर्गों से बात कर सकते हैं, और बुजुर्ग किसी भी किताब से ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि उनका अनुभव जो होगा वही सीखने मिलता है। तो हॉबी से आपको सीखने भी मिलता है। तो अगर आपसे पूछें हॉबी का क्या फ़ायदा है, तो बुजुर्गों से बात करके क्या मिलता है? बोले जीवन का अनुभव मिलता है। उन्होंने नौकरी करी है, उन्होंने काम करा है, उन्होंने जीवन जिया है, उन्होंने परिवार संभाला है, उन्होंने समाज में रहे हैं, तो उससे वो सीखने मिलता है, तो उसका इस्तेमाल तो मैं कर ही पाऊँगा। मैं 25 साल की उम्र में यदि 80 साल के आदमी का अनुभव ले पाऊँगा तो मैं कितना आगे निकल गया, 55 साल प्लस हो गया मेरे जीवन में। 25 साल की उम्र में 55 साल का अनुभव आ गया मेरे को, प्लस अनुभव आ गया। तो है ना, एक हॉबी हो ही सकती है। तो इस तरह का यूनिक बात भी होना चाहिए, उसमें टेक्निकल वर्ड भी नहीं होगा, कोई चिंता की बात भी नहीं है। और मगर उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे वैसा पूछा जा सकता है, तो आप उसको बता सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं है तो बना भी सकते हो। टेक्निकल वर्ड्स, उसकी पर्सनैलिटी के नाम, जो भी हॉबी है आपकी, उनकी पर्सनैलिटी जो भी हैं, उन पर्सनैलिटी के नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। योगा कर रहे हैं तो योगा में कौन कौन भारत में बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, या क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट में कौन कौन पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई और खेल हॉबी है तो उसकी पर्सनैलिटीज़ के नाम बताने हैं। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ में रीसेंट डेवलपमेंट आपकी हॉबी में क्या हुआ है, जो भी हॉबी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें वर्तमान में क्या डेवलपमेंट हो गया है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसे योगा बोला तो योगा में योगा डे ही है रीसेंट डेवलपमेंट सबसे बड़ा। तो और उसके लिए इंटरनेशनल योगा डे बन रहा है, योगा का इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं,
अब तो आयुष मिनिस्ट्री बन गई है, योगा के लिए कोर्सेज होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी हैं। तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपको अपने हॉबी का ध्यान रखना है, जो भी आपकी हॉबी है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके इस हॉबी से रिलेटेड कौन सा है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे चांस हैं कि हो सकता है आपको उसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करने के लिए भेज दिया जाए या मौका मिल जाए जो आपकी हॉबी भी थी। तो ऐसा हो ही सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको क्लासिफिकेशंस भी पता होने चाहिए। कई बार हॉबी के अंदर बहुत सारे हिस्से भी होते हैं कुछ कुछ हॉबीज़ में। जैसे कोई आदमी बोले मेरी डांस हॉबी है, तो अब डांस हॉबी है तो इंडिया में क्लासिकल डांस के कितने टाइप हैं बताओ। तो अब वो आपको जो 7-8 टाइप हैं वो सब पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अब वो क्लासिफिकेशन हो गया। डांस आपकी हॉबी है, हो सकता है आप 8 में से एक टाइप का ही करते होगे, पर जब वो एक करते हो तो 7 हैं क्या, वो तो पता होने चाहिए ना। उनके बारे में आता नहीं है, वो करते नहीं हो, बट नाम तो पता होगा, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे मैंने योग में बोला था, तो अष्टांग योग क्या है, आसन के टाइप बताओ क्या है। अब ये क्लासिफिकेशन है आपकी हॉबी का, तो आपको क्लासिफिकेशन कर लेना है और वो बताना है क्या क्या टाइप हो सकता है। आई होप क्लियर है। इसके बाद में आपको अपनी हॉबी के कुछ एग्जाम्पल भी क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो वही बोल दें कि आप कोई भी 5 एग्जाम्पल बताओ आपकी हॉबी से रिलेटेड, 5 एग्जाम्पल कैसे, मतलब 5 पर्सनैलिटी के नाम बताओ, 5 टाइप के इनमें गेम बताओ। जैसे अभी क्रिकेट किसी का हॉबी हो, तो क्रिकेट कितने टाइप के गेम्स होते हैं, क्रिकेट के अंदर कितने टाइप के मैचेस होते हैं, कितने टाइप का हो सकता है। जैसे वनडे होता है, टेस्ट मैच होता है, T20 होता है, सॉफ्ट बॉल क्रिकेट होता है। अब ऐसे कौन कौन से क्रिकेट होते हैं, वो टाइप बताओ कौन सा होता है। तो आपको टाइप पूछ सकता है, पर्सनैलिटी के नाम पूछ सकता है, तो किसी भी तरह के एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है, और आपको एटलीस्ट 5 तरह के एग्जाम्पल तो उनको बता ही देने हैं। इतने तो अपने प्रिपेयर करके जाने हैं। उनका एक फेवरेट एरिया है कि वो या तो 3 बताओ, 5 बताओ, ऐसा इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और लास्ट सबसे कम चांस जिस चीज़ का है वो है आपसे परफॉर्म करवा सकते हैं। वो आपकी हॉबी है, वो तुरंत परफॉर्म करवा सकते हैं। तुरंत आपको बोलेंगे कि परफॉर्म करके बताओ क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्राणायाम बोला कि मैं योग करता हूँ, योगा मेरी हॉबी है और मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ। बोले ठीक है। बोले शीतली प्राणायाम क्या होता है पता है आपको? बोले हाँ सर पता है क्या होता है। बोले चलो करके दिखाओ एक बार कैसे होता है। तो वो तो बैठे बैठे ही हो जाएगा। अब शीतली प्राणायाम में जीभ जिस तरह के शेप में बनेगी, वो नाली जैसा शेप जीभ का जो बनाना पड़ेगा, और कैसे सांस ली जाएगी, कैसे होल्ड की जाएगी, कैसे फिर छोड़ी जाएगी। अगर आपने वो कर दिया एक बार भी, वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको 50 बार करवाएंगे। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया तो समझ आ जाएगा कि हाँ इसको पता है। वो चेक करने के लिए क्या फेक तो नहीं थे। जैसे अब प्राणायाम हॉबी है या योगा हॉबी है तो सूर्य नमस्कार नहीं करवाएंगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें तो स्टेप करने पड़ेंगे। पर छोटा मोटा परफॉर्म कुछ यूनिक सा आपसे करवा ही सकते हैं। बुजुर्गों से बात करना हॉबी है तो उसमें तो आपको बोलेंगे करके दिखाओ, बोले कर ही रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कहना है, बट हाँ किसी को बुजुर्ग कहते हैं बुरा भी लग जाता है, बट हाँ अब परफॉर्म कैसे कराएंगे। तो कुछ हॉबी परफॉर्म नहीं हो सकती। अब आपका क्रिकेट खेलना हॉबी है, वो कैसे परफॉर्म करवाएं, वहाँ पे तो नहीं हो सकता परफॉर्म। तो जो हो सकता है उस पर अगर आपका हॉबी ऐसा है तो उसको छोटा मोटा उसका बेसिक बात आपको अगर आता होगा, आपने करा होगा तो परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में सर्विस प्रेफरेंस आता है, नेक्स्ट एरिया। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने बैकग्राउंड सब्जेक्ट देखा, हमने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या करना है आपको वो देखा, जॉब रिलेटेड, और हॉबी पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो देखा। अब लास्ट जो आपके डेफ का पार्ट है वो आपकी सर्विस प्रेफरेंस है। सबने भर दी होगी आई कैसे ना, भरकर दे दी होगी, अभी तो ऑनलाइन फिल होता है, अभी तो सबने दे दिया। आप में से कोई ऐसा है क्या जिसने कुछ यूनिक भरा है? सर्विस प्रेफरेंस की यूनिकनेस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यदि यूनिक है तो ही पूछा जाएगा, सिंपल प्रेफरेंस है तो नहीं होगा। सिंपल क्या होती है मैं बता देता हूँ। सिंपल आरएएस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आरएएस होगा, ये सबसे सिंपल है। उसके बाद आरपीएस होगा सेकंड, तीसरे नंबर पर आरटीएस होता है, ये 99% लोग यही करते हैं, तहसीलदार। अकाउंट सर्विस उसके बाद रखते हैं, तो राजस्थान अकाउंट सर्विस इसके बाद हो सकता है, आरएसीएस। और ऐसा करके आपके पास तो करीब करीब 34 लिस्ट है, 20 स्टेट सर्विस के, 14 सबऑर्डिनेट सर्विस के। तो आरएसीएस होगा। आरएसीएस के बाद में आपका और कुछ हो सकता है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस हो सकता है, या राजस्थान जो आपका रेवेन्यू सर्विस जो है आपका जीएसटी वाला, वो वाला हो सकता है। राजस्थान इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से था, किस नाम से है वो? कॉमर्शियल टैक्सेशन के नाम से।
कॉमर्शियल टैक्सेशन सर्विस जो है आपका, अच्छा सीट नहीं होगी उसकी इस बार कॉमर्शियल टैक्सेशन में, जीएसटी की सीट ही नहीं है इस बार, ओहो। तो जनरली इसको लोग रखते हैं ऊपर, जी भाई जीएसटी कमिश्नर पावर का पद है। अब आपने ये ऑर्डर रखा है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही रखा है या बदला है? बदला है। अगर किसी ने इसको ऐसा कर दिया है आरपीएस आरएएस, ऐसा कोई ना कोई हो सकता है। किसने करा ऐसा? किसी ने भी नहीं करा ऐसा। तो फिर क्या बदला है आपने? जिसने बदला है, इस वाले ऑर्डर को करने वाले कितने लोग हैं? ये नॉर्मल ऑर्डर लेने वाले कौन लोग हैं? नॉर्मल ही लिया आपने, आप लोगों ने? आपने सेकंड और फोर्थ को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब आपने इसको ऊपर ले लिया है और पुलिस को नीचे ले लिया है। ओके ठीक है, आपने भी उसको ऊपर ले लिया, पुलिस को नीचे ले लिया है। कोई ऐसा नहीं है जिसने आरपीएस ऊपर लेकर आरएएस नीचे कराओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने आरएस को प्रेफरेंस दिया, तो ये वाला तो आप पे लागू हो नहीं रहा अभी। तो आपका इंटरव्यू यहाँ तो लीक नहीं हुआ। यदि आप पुलिस ऊपर ले लेते ना तो 99% था कि आपसे पूछा जाता कि पुलिस ऊपर क्यों लिया, पर आपने पुलिस नीचे लिया है तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि आरपीएस तो कई लोगों को पहली प्रेफरेंस है, और जो आपकी प्रेफरेंस ही नहीं है, आप नॉर्मल ऑर्डर जो आरपीएससी खुद दे रही है उसको ब्रेक कर कर नीचे ले गए हो, और आपने अकाउंट सर्विस ऊपर ले लिया, पुलिस नीचे ले लिया। कोई खास वजह थी? टेम्परामेंट पुलिस वाला नहीं है। तो पुलिस के लिए आपको क्या लगता है, टेम्परामेंट खराब चाहिए? पुलिस के लिए टेम्परामेंट खराब होना चाहिए ऐसा लगता है? मतलब ओके देखो, अब ये यूनिक बात हो गई। आपने अकाउंट सर्विस ऊपर रखा है, पुलिस नीचे रखा है, तो अब आपके साथ में ऐसा है कि आप चैलेंजेस लेना नहीं चाहते, वो ऐसा बोलेंगे आपको। अकाउंट सर्विस ऑफिस जॉब है। अकाउंट सर्विस में जॉब लगने के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि आप आरएस बन गए हो। ना तो गाड़ी मिलेगी, ना कोई ड्राइवर मिलेगा, ना कोई गनमैन मिलेगा, ना कोई बत्ती मिलेगी, कुछ नहीं होगा। 10-15 साल जीवन के सामान्य तरीके से निकल जाएंगे। एक ऑफिस में जाओगे, खुद की गाड़ी लेकर जाओगे, अंदर बैठोगे, दिन भर बिलों पे साइन करोगे, वापस आ जाओगे। तनख्वाह आरएस के बराबर है। आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विस और स्टेट इंश्योरेंस वाला जो है, इन चारों की ग्रेड पे बराबर है, इनकी बेसिक बराबर है। पर फिर भी अकाउंट सर्विस का वो सम्मान नहीं हो पा रहा, वो जो पावर नहीं मिल पा रही जैसी आरएस और आरपीएस में है। और आरपीएस की पावर तो जीवन भर दिखती है। तो आरपीएस को न सेलेक्ट करना ये वजह है कि टेम्परामेंट नहीं है, ऐसा ही लगता है? या वुमेन होने की वजह से आपने सोचा कि अब ये क्यों करें, ये तो क्रिमिनल से डील करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोचा? नहीं है। चैलेंज आपको लग रहा है कि इसमें एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का चाहिए। देखो एटीट्यूड तो 100% अलग चाहिए, पर एग्जामिनर आपको फिर इस पर प्रश्न करेगा, और मेरे दिमाग में ही आ रहा है, वो ये करेगा कि आप चैलेंज नहीं लेना चाहते। अगर आप पुलिस में नहीं जाना चाहते हो तो आप चैलेंज से बच रहे हो। आपका एटीट्यूड चैलेंज से भागने का है, आपको पेन वाला जॉब नहीं चाहिए, आप ग्राउंड पे काम नहीं करना चाहते। अब ये सच्चाई नहीं भी होगी, पर वो आपको ड्रिल करेंगे, ऐसा आपके साथ ग्रिल करेंगे वो, कि आप चैलेंज ही नहीं लेना चाहते, फिर हम आपको क्यों लें? ऐसा इनकॉम्पिटेंट आदमी हम क्यों ले लें जो आरपीएस बनने से घबरा रहा है? और कल को मान लो रैंक ऐसा आ गया और इसी रैंक पर आरपीएस मिल गया, तो फिर क्या करोगे? नौकरी छोड़ दोगे आप? तो अब ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिकनेस है। आपने आरपीएस नीचे लेकर अकाउंट सर्विस ऊपर ले लिया। मुझे लगता है राजस्थान में आप ही लोग होंगे जिसने ऐसा किया है, क्योंकि अकाउंट सर्विस को ऊपर लेकर आरपीएस को नीचे लेना तो मैंने कोई नहीं देखा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आरटीएस ले लेते लोग, आरएएस, आरटीएस, और फिर ये कॉमर्शियल टैक्सेशन जैसा भी बता रहे हैं इस बार नहीं है, तो भी दूसरे कोई सर्विसेज हैं जो पावर वाले हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वाला है, तो आरटीओ डीटीओ थोड़ा पावर ज़्यादा है। अब आप इमेजिन करो, आप अजमेर में या किसी भी शहर में डीटीओ हो, और आप दूसरा उसी शहर के किसी डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर हो, बहुत फ़र्क है। डीटीओ की पावर ज़्यादा है, अकाउंट ऑफिसर की कम होगी। डीटीओ को गाड़ी वाड़ी सब मिलेगी और बहुत सत्ता चलती है। तो कुछ लोग जान करके डीटीओ ऊपर रखते हैं और अकाउंट सर्विस नीचे रखते हैं। अकाउंट सर्विस आपने ऊपर रखा है, बड़ा यूनिक बात है, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अब आपको। तो आप ये तैयार रहना इस बात के लिए कि आपको यही पूछेंगे, अगर पूछते हैं तो, कि आप चैलेंज लेना नहीं चाहते, आप ग्राउंड पे काम करने से घबरा रहे हो, आप चैलेंजिंग या फिर आप डिफ़िकल्ट जॉब से बचना चाह रहे हो, आप आरामदायक ज़िंदगी चाहते हो, हम आपको क्यों लें, ऐसे इनकॉम्पिटेंट आदमी को हम जॉब में क्यों लें, ऐसा आपसे पूछेंगे। आपके पास जवाब होना चाहिए। टेम्परामेंट जवाब नहीं है, वो आ जाता है। मैंने कल भी बोला था, जो लास्ट वीडियो है उसमें भी मैंने बात बोली है कि अगर आप मतलब किसी चीज़ की भूख है, तो अगर आप भूख होती है ना तो वो आपको बदल देती है। तो अगर आपको बनने की भूख है तो वो कुछ भी आप में बदल सकती है।
तो आपकी इच्छा नहीं है आरपीएस बनने की, वो अलग बात है, पर ये कम से कम नहीं बोलना है कि मेरा टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि वो बन जाता है। इस जॉब के साथ में ही रखा है तो टेम्परामेंट तो जाकर बन जाएगा, ट्रेनिंग में सिखाएंगे, वो सब बन जाता है। कई सारे लेडी ऑफिसर्स सफल हैं। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर थी, सफल हैं, देश की पहली पुलिस ऑफिसर हैं एक तरह से तो इंडियन पुलिस सर्विस में। तो टेम्परामेंट महिलाओं से लिंक नहीं कर रहा या आपसे लिंक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोल के, क्योंकि बिल्ड किया जा सकता है टेम्परामेंट। तो कुछ और बेटर जवाब चूज कर लेंगे कि हम पुलिस में ना जाकर उसमें क्यों जाना चाहते हैं, या पुलिस में क्या आपको चैलेंजेस लग रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर कर, मतलब अपनी कमी नहीं दिखानी है, ऐसा प्रेजेंट नहीं करना है कि मैं लायक नहीं हूँ उस जॉब के। हमको इंटरव्यू में 0.1% भी ये एहसास नहीं होने देना कि मैं केपेबल नहीं हूँ। मैं तो 110% केपेबल हूँ, आप बोलो क्या करना है। अब पुलिस में नहीं जाना तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है, उसको हम फिर अलग से डिस्कस कर लेंगे कि आप पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते। और अगर कोई ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऊपर लेकर गया है, जो ऐसा हो सकता है कि वर्दी का शौक हो, तो पुलिस में जाने के लिए 2-3 वजह हो सकती हैं। पुलिस टॉप पे अगर किसी ने रखा होगा, ऑनलाइन वाले व्यूअर्स के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं जिसने पुलिस ऊपर रखा है। यदि पुलिस ऊपर रखा है तो पहली वजह तो वर्दी होती है, जो बचपन से देख रहे होते हैं। एक ना एक बार कभी बचपन में फ़ोटो भी खिंचाया होगा, कभी घूमने गए होंगे तो वर्दी पहनकर, तो एक तो वो मन होता है। तो अगर इस वजह से ऊपर रखा है तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वर्दी की वजह वो तो आप बिना उसके भी कभी बाहर से खरीद कर पहन के कांच के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे और वापस बंद करके रख सकते थे। वर्दी की वजह से पुलिस में नहीं जाना, ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, किसी को ठिकाने लगाना हो, कोई लिस्ट बना रखी हो आपने, ऐसा भी हो सकता है। आरपीएस बनने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि लिस्ट है साहब एक कागज़ की बहुत सारी, ये 4-5 लोगों को तो देखना ही देखना है, तो पुलिस हो जाए तो बेटर रहे और जल्दी और आसानी से हो पाए। ये भी ठीक वजह नहीं है, पर मन में हो सकती है, और अगर है भी तो बतानी नहीं है। मतलब ये नहीं बोलना कि नहीं सर वो कागज़ घर पे ही रह गया, ले ही आता मैं, अगर आप बोलते तो ये मुझे पता नहीं था, तो 4-5 नाम आज आपको बता ही जाता मैं क्या होने वाला है, तब तो आप पक्का ही मेरे को पुलिस में डालते हैं। तो ये तो नहीं करना है, वर्दी भी नहीं बोलना है। हाँ, चैलेंज ज़रूर बोल सकते हो कि चैलेंज लेना जीवन में मुझे पसंद है, और पुलिस की जॉब ऐसी है इस सारी जॉब में जो बहुत चैलेंजिंग है और जिसमें एडवर्स सिचुएशंस हर समय आपके सामने रहती हैं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये फेस करना मुझे और उसको सॉल्व करना, उसको डील करना, उससे निकलना, उसको हराना चैलेंज को, ये मेरा शौक़ है। और शौक़ भी क्या है, मेरी आदत है, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, और मुझे बहुत पसंद है। और मुझे इतना चैलेंज किसी और जॉब में नहीं दिखता जितना पुलिस में दिखता है, तो मैं इसी वजह से पुलिस में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एक बहुत शानदार जवाब हो सकता है कि चैलेंज लेना मेरे को पसंद है। तो उनको लगेगा कि आदमी वही जा रहा है जिसको पसंद है, जो पुलिस में जाना चाहता है वही व्यक्ति पुलिस में जा रहा है, ज़बरदस्ती पुलिस में नहीं जा रहा है, और उसको पसंद भी है। वर्दी ना बोलें, वो दूसरे तीसरे नंबर पर हो तो अलग बात है, वरना थोड़ा चाइल्डिश लगता है कि वर्दी की वजह से पुलिस में जा रहे हैं। आप में से तो किसी का है नहीं ऐसा, पर आप लोगों का उल्टा है तो उसका जवाब तो अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक बेटर जवाब। गलती करी है आपने, वो तो अगर आरटीएस को नीचे लिया है तो नॉर्मल ऑर्डर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरटीएस एक ऐसा सबऑर्डिनेट जॉब है जिससे 8-10 साल 12 साल बाद प्रमोशन होकर सीधा आरएएस बन जाते हैं। तो इसीलिए लोग आरटीएस रखते हैं ऊपर कि अगर हमको आरएस आरपीएस नहीं मिला तो हम आरटीएस में चले जाएंगे और 8-10 साल बाद 12 साल बाद आरएस में प्रमोट हो जाएंगे। तो अगर आपने कर दिया है तो एक गड़बड़ है, और फिर आप गलत भर चुके हो। बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया, हमारे तीर कमान से निकल चुका है, जो हो गया वो हो गया। अब जो मिलेगा वो मिलेगा, उसी को तय करेंगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। उसको नीचे कराए तो ऐसा सवाल नहीं बनेगा। जनरली पुलिस ही एक बड़ा एलिमेंट होता है सर्विस प्रेफरेंस में जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, बट ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस उल्टा कर दिया है, नीचे कर दिया है और बाकी बात ऊपर कर दिया आपने। तो अब उसके लिए प्रिपेयर रहना, उनके लिए भी यूनिक होगा अगर ऐसा कुछ देखेगा। तो वो सोचेंगे कि लोग तो पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर दूसरे नंबर पर रखते हैं, इन लोगों ने और नीचे डाल दिया है। तो पुलिस से खास जो है लगाव आपको है नहीं, उसकी वजह जानना चाहेंगे वो, और लेजिटिमेट आंसर दे देना है। ठीक है, बस अपनी इनकॉम्पिटेंसी नहीं दिखानी है कि मैं तो तैयार हूँ इस वजह से पुलिस में नहीं जाना चाहते, ऐसा होना चाहिए। आई होप बायोडेटा पे सारी बात हो गई, ये सारा कवर हो गया। इसके बाद हम सिचुएशनल क्वेश्चन का एक एरिया लेंगे जिसमें कुछ सिचुएशंस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। परिस्थितियां पैदा कर स्थितियां पैदा कर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो चॉइसेस के होते हैं। आपको चॉइस दी जाएगी या ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो चॉइस या ऑप्शन के सवाल होते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, चॉइस दी जाएगी और आपको एक ना एक चूज़ करना होगा।
वहाँ पर चूज़ कर लेना है, घबराना नहीं है कि हम मीडियम पाथ के चक्कर में कुछ भी चूज़ ना करें, ऐसा नहीं करना। वो आपसे चाहेंगे कि आप कुछ चूज़ करो, और जो चूज़ करो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि लॉजिकल चूज़ करो, आपके पास रेशनैलिटी, उसके पीछे बैकिंग होनी चाहिए कि आपने क्यों चूज़ किया है। तो किस तरह की चॉइसेस बनवा लेते हैं वो आपसे, एक तो पॉलिटिकल चॉइस पूछेंगे, पहला, ये बड़ा एलिमेंट है। दूसरा क्या करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस आपसे पूछेंगे, जो मुझे लगता है आपके सर्विस प्रेफरेंस में वैसे तो दिख रहा है, पर फिर भी कुछ और तरह के सवाल भी हम देख लेंगे इसमें। तीसरा, रिलेशनल चॉइस आपसे पूछेंगे, रिलेशंस में चॉइस पूछ सकते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर आपसे बात कर सकते हैं, उनमें आपकी चॉइस पूछेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डालेंगे और प्रॉब्लम्स में डालकर आपसे क्या करेंगे, सवाल पूछ लेंगे। और एक बड़ा कॉमन सा एरिया होता है जिसमें आप किसको बचाओगे, whom टू सेव, वो एक एरिया है जिस पे कई बार पूछा जा सकता है। जैसे शादीशुदा हो, अब पत्नी और माँ दोनों साथ में हैं, दोनों पानी में आप जा रहे हो नाव में बैठकर, और नाव अब गिरने ही वाली है, और अब एक आदमी को गिराना पड़ेगा तभी नाव बचेगी, आप नहीं गिर सकते क्योंकि नाव आप ही चलाओगे। अब पत्नी और माँ में से एक को पानी में फेंकना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप खुद कूद जाओ या कुछ और कर दो, एक को फेंकना है, जिसको फेंकना है पानी में, चूज़ करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, खुद ही कूदूँ, बोले नहीं खुद नहीं कूद सकते, वो दोनों नहीं जानते, चलाना आपको पड़ेगा, खुद कूदे तो सभी मरोगे, तो एक चूज़ करना पड़ेगा। आप क्या करें, तो आपको एक जवाब तो देना पड़ेगा। घर पे आके मत बताना अगर शादीशुदा हो तो कि किसको फेंक दिया है, बट हाँ कम से कम वहाँ तो एक चूज़ करना पड़ेगा कि माँ को फेंकोगे पानी में या पत्नी को। चैलेंजिंग हो गया ना, यही तो मुसीबत पैदा करेंगे वो आपके लिए। तो अब जैसे एक एक चॉइस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल चॉइस पे बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल चॉइस में क्या है, आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, अभी देश चुनावों में जाने वाला है, और देश ही नहीं आपका स्टेट भी चुनाव में जाने वाला है। 2023 के इलेक्शंस राजस्थान के ड्यू होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे, और 24 में लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो आप 2 इलेक्शंस में आपके सामने पॉलिटिकल चॉइस का मामला है कि आपको स्टेट में भी चूज़ करना पड़ सकता है, स्टेट में जो खुद है वही नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि किसको बनाएंगे आपस में ही, और यूनियन पे फिर भी चॉइस बड़ी ऑब्वियस सी और क्लियर दिखती है, बट फिर भी आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे स्टेट है, अब स्टेट के लेवल पर स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं। स्टेट इलेक्शन में आपको अपना लीडर चुनना है कि आप किस व्यक्ति को चुनोगे। राजस्थान में क्या चॉइस है आपके पास, जैसे करंट में हमारे सीएम है अशोक गहलोत, तो माननीय अशोक गहलोत जी एक ऑप्शन है आपके पास में। दूसरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप ही बता दो। हाँ, चल ही रहा है मुद्दा, सचिन पायलट जी आपके सामने एक ऑप्शन है जिनमें से आप चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, और हाँ, जो एक्स सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, तो अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और वसुंधरा राजे सिंधिया जी, इन तीनों में से आपको चूज़ करना है। एक बात ध्यान रखनी है, जब आपको नाम बोलने का मौका मिले कि आप एक को चूज़ कर रहे हो, नाम ले रहे हो, तो श्री, श्रीमान, श्रीमती, जो भी उनके नाम के साथ लग सकता है वो लगाया जाए। अगर कुंवारे हैं तो सुश्री लगाया जाए, ये ध्यान रखना है। और नहीं आप मिस्टर मिसेस बोलते हो तो भी ठीक है, जी जरूर साथ में लगा दें बाद में, जैसे अशोक गहलोत जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय लगा देते हैं और ज़्यादा बेटर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो आप, बट जी जरूर लगाएं। तो 3 चॉइसेस हैं आपके सामने, आपने ही क्रिएट करी हैं, ये मैंने नहीं बताई हैं। मैंने तो करंट सीएम बता दिया था, 2 आपने बताया, आप सोच रहे हो 3 चॉइस हैं। सपोज आपके सामने 3 ही रख दिया उन्होंने कि आपको इन 3 लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना है। आप किसको राजस्थान का नेक्स्ट सीएम देखना चाहते हो और क्यों देखना चाहते हो, ये जवाब देना पड़ेगा। देखो, इस सवाल की खास बात क्या है कि आप किसको चुन रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों चुन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपने अशोक गहलोत जी को ही रिपीट करने की बात करी कि नहीं वही बेटर हैं, उन्हीं को ही चुना जाना चाहिए, तो क्यों। अगर आप बदलाव चाहते हो, सचिन पायलट जी को चुनना चाहते हो तो क्यों। आप वापस पुराना चेहरा वसुंधरा जी को चुनना चाहते हो तो वसुंधरा जी क्यों। आपको इस सवाल में आपका पहला स्टेप होगा, आपने जो नेम लिया वो सवाल है ही नहीं, वो तो केवल आपको यहाँ तक लाने का तरीका था। दूसरा, वाई जरूर होगा, और आपके पास वाई होना चाहिए किसी के लिए भी। आप तीनों में से जिसको भी चूज़ कर रहे हो उसका वाई आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक बात और, एक तरीका और देख सकते हैं,
आपको बोलें चूज़ करना है, आप बताओ किसको वोट दोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बात करोगे। आपको बोलोगे नेक्स्ट सीएम कौन चुनने वाले हो, तो आप बोलोगे सर कि ये तो सीक्रेट बैलेट है, हमारा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं सीक्रेट बैलेट का पालन करूं, ये सीक्रेट है तो मैं जग जाहिर करने से बचूंगा या बचूंगी कि मैंने किसको चुनना है या किसको वोट दिया है, और ये प्राइवेसी की बात है तो मैं इसको बताने से बचूंगा या बचूंगी। प्राइमा फेसिया तो आपको यही बोलना है, सीक्रेट बैलेट है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लाइनेशन दिखता है कि आप सीक्रेट बैलेट को मानते हो, फॉलो करते हो और आप उस बात को समझ रहे हो, तो आप पब्लिकली नहीं बताते कि आप किसको चुन रहे हो। और सिविल सर्वेंट वैसे भी नहीं बताते, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि वो किस तरफ हैं, क्योंकि आपको तो न्यूट्रल ही रहना है वैसे। तो शुरुआत में तो यही बोलना है कि सर मैं सीक्रेट बैलेट का ईमानदारी से पालन करूंगा या करूंगी और बताने से बचूंगी कि किसको मैं वोट दे रही हूँ। पर फिर भी वो यदि कहें कि नहीं नहीं नहीं, कोई तो आपके मन में होगा, मान लिया सीक्रेट है, ये तो हम यहीं बैठे हैं बात कर रहे हैं, हम बस जानना चाहते हैं, ओपिनियन जानना चाहते हैं किसको, अगर दूसरी बार में करें ना तो फिर बता देना है, उसमें से नाना भी नहीं करना कि नहीं 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 सर, फिर बोले कि नहीं बताओ, फिर बोले नहीं 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 सर, फिर बोले बताओ। अब वहाँ पे ना टग ऑफ वॉर नहीं करना है, रस्साकसी नहीं करने लग जाना उनके साथ में। वो चाह ही रहे हैं कि आप एक नाम लो, पहली बार में बोल दिया ठीक था, फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं नहीं फिर भी बताओ, कोई तो होगा आपके मन में, तो फिर बता देना है ना। उनके साथ में धक्का मुक्की नहीं करनी है, दिमागी धक्का मुक्की है कि नहीं 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 मैं तो फिर भी नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं करना है। अब एक चूज करोगे, चूज करते आप नाम बताओगे, नाम बताते आपको वाय तय कर लेना है, क्योंकि अगला सवाल वही होगा और बात यहाँ खत्म हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि अशोक गहलोत जी मेरे को, मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि वापस वही राजस्थान के सीएम बने, ये मेरी चॉइस है, ऐसा। तो फिर उससे क्या हो रहा है, अशोक गहलोत जी तो नॉर्मल चॉइस होंगे क्योंकि करंट में है, तो क्यों है उसके कारण बताओ, क्यों चुनना चाहते हो। तो आप उनकी कुछ काम गिनाओगे कि सर ये वजह हैं, उन्होंने राजस्थान में हेल्थ में बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए राहत का जो काम किया है, अलग अलग क्षेत्रों में गैस के दाम कम कर दिए हैं, बिजली के बिल में माफ़ी 100 यूनिट तक फ्री करने की बात करिए, ये सब किया है। इस वजह से मैं चाहूँगी कि वो, मेरा मानना है कि वो रिपीट होने चाहिए। और भी काम है पर ये तो मेरे को मुख्य लगते हैं। अब एक तो जो आपने बोले सारे शब्द, वो सारे शब्दों के बारे में बताओ कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, महंगाई राहत क्या है, कितने रुपए कम किया है, कितने यूनिट फ्री किया है और क्या इससे हो जाएगा क्या, हेल्थ में उन्होंने क्या काम किया है, राइट टू हेल्थ बिल क्या है, उस पर विवाद हो गया था, फिर वो क्या बात यहीं से आगे चली जाएगी। तो आपके हाथ में है सारी कमान, आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। तो जो काम गिनाओ वो पहले से प्रिपेयर्ड रखो कि हम ये 4 काम गिनाने वाले हैं और इन चारों के बारे में हमको पता भी है पूरी डिटेल, तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सचिन पायलट जी को चुना कि हम बदलाव चाहते हैं, युवा हैं, नया चेहरा है और उनको सीएम देखना चाहते हैं, तो आपसे पूछेंगे क्यों, तो आप बताओगे कि साहब कांग्रेस में एक जाना पहचाना चेहरा है और उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, मंत्री पद का भी अनुभव है, उप मुख्यमंत्री पद का भी अनुभव है, और अब राज्य को एक युवा की भी ज़रूरत है और बदलाव तो राजनीति का और जीवन का सच्चाई भी है, तो बदलाव होना भी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि बदलाव आए और एक नया व्यक्ति सीएम बने, तो इसीलिए मैं सचिन पायलट जी चूज़ करना चाहूँगा। तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बोलें कि वसुंधरा जी को क्यों चूज़ करना, अगर आपने यही चूज़ करा कि वसुंधरा जी को सीएम बनाना है, तो उसके लिए भी आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि उनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा था, मैंने उनके कार्यकाल के कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे, जो रह चुके हैं ना, उनके काम गिनाकर आप उनको चूज़ कर सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राजस्थान में जो है पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बढ़िया स्कीम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन चालू करी थी, जिससे राजस्थान के अंदर वाटर की समस्या, पानी की जो समस्या है उसको हमने स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था, गांव-गांव ढाणी ढाणी के स्तर पर। तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, ये भी मेरे को पसंद है, इस वजह से भी मैं चाहूँगा या चाहूँगी। तो ये आप 1-2 वजह उनकी निकाल कर बता सकते हो, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है, किसको चूज़ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है आपके पास लॉजिक होना चाहिए चूज़ करने का। तो पॉलिटिकल चॉइस में ये हो सकता है कि आपको चूज़ करने के लिए। ये तो मैंने स्टेट की बात कर दी क्योंकि स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं अभी। अब अगले साल नेशनल इलेक्शन भी है, आने वाले 2-3 महीने में आपके इंटरव्यू होंगे और 2-3 महीने में नेशनल इलेक्शन में हम पहुँच जाएंगे, मतलब देश में माहौल बन ही चुका होगा लगभग। तो आपको नेशनल लेवल पर भी चूज़ करने के लिए बोला जा सकता है कि नेशनल में कौन,
विपक्ष एकता की तरफ पूरी कोशिश कर रहा है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो कर ही रहे हैं, तो उनके भी प्रयास हैं, भारत यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं, विदेश जाकर भी भारत के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सब चीज़ों पर आपको जो है आपका ओपिनियन लिया जा सकता है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा वो कि 2-3 में से क्या, हम 3 ले लेते हैं जो बड़े मेजरली दिख रहे हैं। तो 3 में भी अगर हम देखें तो एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी तो ऑप्शन है ही, ऑब्वियसली हैं वो तो। एक टाइम तो था कि एक ही विकल्प मोदी था, अभी विकल्प और हैं, पर जो है मोदी जी तो रहेंगे ही रहेंगे। राहुल गांधी जी हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तीसरा अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो पॉपुलर हैं इसलिए उनका नाम पूछा जा सकता है। कितना केपेबल हैं वो देश के लेवल पर वो तो अलग बात है, पर ऑप्शन तो जरूर हैं भी। और हो सकता है कि आपको बोल दें कि बीजेपी में ही बदलाव लाओ और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनको चूज़ करो। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि 4 में से एक चूज़ करो, किसको आप भारत का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, पीएम देखना चाहते हो। अब आपके सामने चैलेंज है, आपको 4 चूज़ करने हैं और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों चूज़ करना है। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको जस्टिफाई करना आसान है, जैसे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी आपकी चॉइस हैं, तो जस्टिफिकेशन आसान है। भाई मोदी जी को जस्टिफाई करना, 9 साल में उन्होंने जो काम किए हैं ना, उनमें से 5 भी गिना दिए तो भी ठीक है। ईमानदार वो हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि करप्शन का उन पर कोई चार्ज नहीं है। 9 साल में ईमानदार प्रशासन दिया है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले देश कई तरह के स्कैम्स में उलझा हुआ था, उनके आने के बाद से ये सब खत्म हो गया है। एटलीस्ट कुछ भी हो, कितनी भी बुराई करें, पर ईमानदारी के लेवल पर हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है, वो उनके अंदर दिखती है। मेहनती हैं ऑब्वियसली, इसलिए आपको पसंद हो सकते हैं। एक्सपीरियंस उनका बहुत लंबा है, 20 साल 22 साल का, 2002 से लेकर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, 21 ईयर्स हो चुके हैं। तो प्रशासन का एक लंबा अनुभव है जो देश के काम आएगा। मैंने आपको बोला ही था कि सिविल सर्विस में आप जा रहे हो, आप अपनी जॉब कोई करके आए हो, उसका एक्सपीरियंस आपका जॉब में देश के काम आएगा। तो मोदी जी का भी लंबा अनुभव देश के काम आएगा, ये वजह हो सकती है। तो मोदी जी एक जो है आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकते हैं अगर आपकी चॉइस है तो। योगी आदित्यनाथ को भी जो है यूपी के सीएम है, इनको जस्टिफाई करना भी आसान है। योगी जी को जस्टिफाई करना आसान है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होती है, और देश में लॉ एंड ऑर्डर समस्या है ही, अलग अलग जगह पर समस्याएं आए दिन आती रहती हैं, तो वो एक वजह बड़ी हो सकती है उनको चूज करने की। राहुल गांधी को पहले जस्टिफाई करना मुश्किल था, उनको बैक करना मुश्किल था, अब नहीं है। अब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में या फिर और कई तरह के प्रोग्राम्स में कई मुद्दों पर वो अच्छी बात भी कर रहे हैं। कई पॉइंट्स उन्होंने देश के सामने रखे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, प्राइस राइज का प्रॉब्लम है, हेटरेड का प्रॉब्लम है देश के अंदर। इन सब चीज़ों से कैसे पार पाया जाए, बीजेपी वो नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस के पास ओपीएस तो एक बड़ा मुद्दा है ही, हालांकि राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे वो, बट हाँ कांग्रेस का मुद्दा है वो ओवरऑल। तो राहुल गांधी जी को क्यों चूज़ करना है, आपको वही सब कुछ आ जाता है कि यूथ हैं इसलिए चूज़ किया जाना चाहिए। इन्होंने अपने आप को अभी पिछले रीसेंट पास्ट में प्रूव किया है कि ये लेजिटिमेट बात कर रहे हैं और इनके पास कोई विजन है, अपना विजन भी इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो इनको इसलिए मैं चूज़ करना चाहता हूँ। तो आप उनको भी जस्टिफाई करोगे, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को चूज़ करना है तो इनके साथ भी 3-4 चीज़ें हैं ही कि एक तो एजुकेशन का बैकग्राउंड है कि बहुत पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं। एक्सपीरियंस पॉलिटिकल सिस्टम का हो गया है, अभी दूसरा टर्म सीएम का चल रहा है, पहले से तो तीसरा चल रहा है, बट ठीक है दूसरा टर्म ही माने फुल फ्लैश, तो दूसरा टर्म चल रहा है, तो अनुभव अच्छा खासा हो गया है। और एजुकेशन और हेल्थ में बहुत बढ़िया काम दिल्ली में किया है, तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो देश में ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करें, इसलिए मेरे को उनको चुनना है। तो आप किसी को भी चुनो चारों में से, मैंने तो 4 दिए, हो सकता है कुछ और ऑप्शन भी दे दें, तो आप जस्टिफाई कर पाओ, ये ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपको एक बात और बोलनी है कि मैं जिसको भी चूज़ करूंगा या करूंगी, मैं भक्त बनने से, अंध भक्त बनने से, अंध विरोधी बनने से बचूंगी या बचूंगा। न तो मैं किसी का अंध भक्त बनूंगा, न अंध विरोधी बनूंगा। मैं लॉजिक्स या वजहों से उस व्यक्ति को चूज़ कर रहा हूं, तो वो चाहे जो भी व्यक्ति हो आपको चूज़ करना है। तो आपको कारण दे देना है जो आपके पास होने ही चाहिए, आपने पढ़ा भी है और आप अभी देख भी पा रहे हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल चॉइस एक जनरल एरिया है, क्योंकि देश में पॉलिटिकल माहौल बन रहा है, स्टेट में बन रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस का क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट एरिया आता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस की बात है।
एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस में क्या होता है, आपको सिलेक्शन करना होता है किसी एम्प्लॉय का, और आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो आपको कैसे एम्प्लॉय चूज करना है उसको डिसाइड करना होगा। तो आपके पास में क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को आपको हायर करना है और वो आपको एक कंडीशन बना कर दे दें कि आपके पास में दो चॉइस हैं कोई एम्प्लॉय हायर करना है, तो पहली चॉइस है जो ए नाम का व्यक्ति आया, और ये जो ए है ये ऑनेस्ट व्यक्ति तो है पर एफिशिएंट कम है, ईमानदार तो है, ये ऑनेस्ट है पर लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है। और एक बी ऑप्शन आया जो एफिशिएंट तो है, बहुत एफिशिएंट है पर लेस ऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, कम ईमानदार है, कभी कभी बेईमानी भी कर जाता है, और अक्सर दिखता है कि ऐसा वो कई मामलों में पाया गया करता हुआ। अब आपको एक को चूज़ करना है, किसको चूज़ करेंगे? यहाँ पर ऑनेस्टी और एफिशिएंसी के बीच में लड़ाई है, आपको एक को चूज़ करना है, एक ऑनेस्ट है एक एफिशिएंट है। आपको क्या करना है, आपको ये तय करना है सबसे पहले तो कि जिस भी काम के लिए चूज़ किया जा रहा है वो काम टेक्निकल कैटेगरी का है या नॉन टेक्निकल कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे अभी कोई मेरे को कहे कि मैं ईमानदार बहुत हूँ बट मैं रॉकेट नहीं बना सकता, इनएफिशिएंट हूँ उस काम में, तो क्या ईमानदार होने की वजह से मुझे इसरो में भर्ती कर लेना चाहिए? ये क्या बात हुई? मेरे को वो टेक्निकल आता ही नहीं काम। भाई मैं जैसे अभी आप नर्सिंग में जॉब करते हैं, अब मैं ईमानदार बहुत हूँ पर मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो अब क्या मेरे को नर्सिंग की जॉब में रख लेना चाहिए कि मैं ऑनेस्ट हूँ पर एफिशिएंट नहीं हूँ इसलिए मुझे जॉब में रख लें? तो आपको क्या करना है, पहले ये कंफर्म कर लेना है, एंश्योर कर लेना है कि जो जॉब है वो टेक्निकल कैटेगरी का है या नॉन टेक्निकल कैटेगरी का है। यदि टेक्निकल कैटेगरी का जॉब होगा तो वहाँ एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट रहेगी, और यदि नॉन टेक्निकल कैटेगरी का होगा तो वहाँ पर ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम ईमानदारी किसी को सिखा नहीं सकते, किताबों से नहीं सिखाई जाती, वो इनहेरेंट पार्ट है। अगर आप खुद चाहोगे ईमानदार है ना तो ही ईमानदार रहोगे, बट एफिशिएंसी ऐसी चीज़ है जो छोटी मोटी लेवल पर सिखाई जा सकती है। जैसे कोई टाइपिस्ट रखना है, अब टाइपिस्ट रखना है तो टाइपिस्ट जो है वो ईमानदार होना चाहिए। टाइपिंग तो हम सिखा देंगे, यदि स्पीड कम है या थोड़ी एरर करता है तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, पर कभी कभी बहुत टेक्निकल काम होते हैं, वहाँ पर अभी ऐसे सिखाने से नहीं होता, उसमें पूरा बैकग्राउंड रहेगा, तो वहाँ पर ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। अभी डॉक्टर के काम को मैं नहीं कर सकता ना, तो डॉक्टर की एफिशिएंसी ज़रूरी है, ऑनेस्टी एक आध लेवल कम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका टेक्निकल काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दूसरा आदमी जो ईमानदार है और जानता नहीं है उससे नहीं करवा सकते। आप किसी पेशेंट से भी पूछोगे ना, ये दो लोग हैं, ये एक हैं जो 20 साल से एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और ये हैं इन्होंने जस्ट MBBS किया है, किससे ऑपरेशन करवाएं तेरा? तो पेशेंट भी दोनों के बाद डिग्री होगी ना तो भी उससे करवाना चाहेगा जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी का लेवल ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जहाँ पर एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पर नॉर्मल कोर्स में जनरल कामों में हम एफिशिएंसी को साइड में रख सकते हैं, ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देंगे। और आप जिन जॉब में जा रहे हो वहाँ पर जनरल लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर आपको ऑनेस्टी को प्रेफरेंस देना ही देना है, क्योंकि वो सिखाई नहीं जाती। एफिशिएंसी हम प्रैक्टिस कराकर, ट्रेनिंग देकर सिखा सकते हैं। जो काम नहीं आता उसको सिखाया जा सकता है, टाइपिंग नहीं आती उसको सिखाया जा सकता है। एक बात और, ऑनेस्टी चेक नहीं हो सकती, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, पर एफिशिएंसी चेक हो सकती है। अब टाइपिंग की स्पीड कम है या ज़्यादा है वो करवा कर चेक हो सकती है, ऑनेस्टी कैसे चेक करें? उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो वो नहीं हो सकता। तो ऑनेस्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका चेक नहीं हो सकता कोई। ठीक है, तो आपको इस तरह से चॉइस रखनी है। बट मैंने आपको क्या बोला, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल वर्क और टेक्निकल वर्क। तो सिंपल वर्क में ऑनेस्टी प्रायोर है, बहुत टेक्निकल काम है तो एफिशिएंसी प्रायोरिटी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन फिर भी इन द एंड आपकी प्रायोरिटी रहेगा यदि नॉर्मली आपको कोई काम कराना है तो। क्लियर है बात है? तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस जनरली आपके सामने आती है, पूछेंगे आपसे। इसमें कई सारे कंडीशंस भी आ जाते हैं कई बार, जिनके अंदर कंडीशनल सिचुएशन क्रिएट कर कर, ऐसा नहीं हुआ है फिर भी क्रिएट कर कर आपको बोला जाएगा और फिर आपको चूज़ करना होगा। हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस वैसी भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो उस डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, आ ही सकता है।
अर्थक्वेक आ गया और उसी शहर में दूसरे लेवल पर क्या हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए। मतलब ये आपका ऑफिस, यहाँ आप बैठे हो, एक तरफ क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक एक समस्या ही है बड़ा, और एक दूसरे एंड पर क्या हो गया, कम्युनल राइट्स हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। दोनों जगह आपके ऑफिस से बराबर दूरी पर है, ये भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां अर्थक्वेक आया वहां पर भी 100 लोग मरे, और जहां राइट्स हुए वहां पर भी 100 लोग मरे। ठीक है, अब आपको पूछेंगे कि आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास एक साथ सूचना है कि वहां अर्थक्वेक आया है, उधर कुछ लोग घायल हो गए, मर गए, 100 लोग मर गए, इधर राइट्स हो गए, कम्युनल दंगे हो गए, उधर भी 100 लोग मर गए। आप कहाँ जाओगे, ये आपकी चॉइस है। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे, एक चूज करना है। तो क्या होता है, आपको एक टर्म काम में लेनी है, टर्म है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है, एक तो शब्द थोड़ा सा भारी शब्द काम में लिया ना, सामने वाला वैसे ही गिर पड़ता है कि बहुत शानदार बात बोल दी, मतलब ये आदमी टेक्निकल तरीके से बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सर मैं देखूंगा और क्या करूंगा, वो सब तो नॉर्मली सब बोल ही रहे होंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा सर तुरंत, और उसमें क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट में मैं प्रेजेंट प्लस फ्यूचर की बात दोनों चेक करूंगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर के इम्पैक्ट क्या है, करंट इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, दोनों तय करने की कोशिश करूंगा, और वो तय कर फिर डिसाइड करूंगा। तो जब मैं कॉस्ट बेनिफिट करूंगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इधर नेचुरल डिजास्टर है, ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, और नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, वो हो चुका है, इट इज अकर्ड। अर्थक्वेक आकर वो तो आता है कुछ सेकंडों के लिए, मिनटों के लिए, और खत्म हो जाता है, बस वो आकर चला गया है। नेचुरल डिजास्टर्स के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं में एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और उस एसओपी को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। आप एसडीएम हो, अब एसडीएम थोड़ी वहां जाकर वो काम कर सकता है जो एनडीएमए की टीम करेगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम करेगी। एसडीएम तो खड़ा ही हो सकता है, जाकर खड़ा ही हो जाएगा, एनडीएमए वाले ही निकलेंगे, मेडिकल वाले ही इलाज करेंगे, एनडीएमए वाले वहां डिजास्टर से लोगों को बचा कर निकालेंगे, तो वो उन्हीं का ही काम है, आपका काम स्पेशली तो है नहीं। यहां पर एसओपी होती है और स्पेशलाइज्ड एजेंसी काम करती है। तो आप क्या करोगे, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को वहां लगाओगे, उनका एक स्टेप होते हैं कि अर्थक्वेक आते ही सबसे पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, तो एनडीएमए की, एसडीएमए की वो टीम जाएगी और जाकर अपना काम पूरा करेगी। पर जहाँ राइट्स हुए ना, वहाँ पर क्या है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन वाला मामला है और आदमी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है वो किस दिशा में जाएगा। तो जब ह्यूमन है तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या होगा यहाँ पर, एक तो सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत सारा है, सिंबॉलिक है, आपका प्रेजेंस ही सिंबॉलिक है। पुलिस अगर वर्दी में पहुंच जाती है ना, तो आधा मामला तो वहीं ठंडा हो जाता है, जो हाव उल्लड़ कर रहा होता है आदमी चुप हो जाता है। वर्दी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंबॉलिक प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्यूचर कॉस्ट है इस बात की, यहां पर कोई एसओपी नहीं है ना, फ्यूचर कॉस्ट कैसे है, आज यदि हिंदू मुसलमान कोई दंगा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो वो आज नहीं रहेगा, उसका गुस्सा कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है, और वो बाद में भी निकल सकता है, तो वो फिर फ्यूचर कॉस्ट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ साथ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसमें स्पेशलाइज एजेंसी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी एनडीएमए वाले लोग चाहिए, इसमें थोड़ी डॉक्टर की टीम चाहिए। डॉक्टर चाहिए अगर किसी को घायल हुआ है तो, पर फिर भी समझाने के लिए कौन आदमी चाहिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप ही जैसे लोग चाहिए वहां पर। और सोशल और इमोशनल इंपैक्ट है इन चीजों का, सोशल एंड इमोशनल इंपैक्ट है, तो वो भी ध्यान में रखना है, और वो आप ही ध्यान रख पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस आप ही का तो है, बाकी लोग तो अपने अपने सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको वो काम में लेना है। और यहाँ पर वैचारिक प्रभाव जिसको बोलते हैं ना, वो भी रहेगा। वैचारिक प्रभाव कैसे, थॉट्स, लोगों का गुस्सा, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड, ये बहुत सारे प्रभाव हैं, और इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो आपने चूज करा कि सर मैं इधर जाना चूज करूंगा, राइट्स की तरफ जाऊंगे। क्यों चूज करेंगे, ये सब वजह हैं सर, इसलिए चूज करेंगे। यहाँ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर एक स्पेशलाइज एजेंसी का काम है, वो एजेंसी संभाल लेगी, मैं हाँ फ़ोन पे ज़रूर उनसे कनेक्टेड रहूँगा, अपने जूनियर को भेजकर एसओपी इंश्योर करवाऊँगा, पर मेरी ज़रूरत यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं यहीं जाऊँगा। अब आपका डिसीजन होगा।
बात समझ रहे हैं उसको? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चूज करेंगे और समझा देंगे कि क्या है। कई बार क्या होता है, डिग्निटी खतरे में हो ऐसे सवाल भी होते हैं। डिग्निटी है या आपके अधिकार हैं वो खतरे में हो, उससे रिलेटेड प्रश्न भी बन सकते हैं। डिग्निटी या फिर राइट्स खतरे में, आपके अधिकार खतरे में है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपको एक सिचुएशन में डालकर कि आपकी डिग्निटी और आपके राइट खतरे में है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक प्योर वेजिटेरियन व्यक्ति हैं, आज तक कभी किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब आजकल तो कैटेगरी बहुत सारे बन गए हैं, थोड़ा मतलब डिफरेंट लेवल्स आ गए हैं। वीगन होता है कोई, फिर वेजिटेरियन होता है कोई, फिर कोई एगिटेरियन होता है, फिर नॉन वेजिटेरियन होता है, ऐसे लेवल्स होते हैं अलग अलग। और आप इसमें से मान लो वेजिटेरियन वाले लेवल पर हो, जो शुद्ध शाकाहारी होता है ना, कई जगह लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, तो बस आप वही शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हो और एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया। अब आपने सपोज आपने कोई सब्जी ऑर्डर करी, ग्रेवी तो लगभग सबका एक जैसा ही लगता है, आपने कोई सब्जी ऑर्डर करी जो वेजिटेरियन सब्जी थी और उन्होंने लाकर आपको जो है नॉन वेजिटेरियन खाना प्रेजेंट कर दिया गलती से। उन्होंने भी इंटेंशन, उनको क्या मिल जाएगा ऐसा, आपको वेज मांगा और नॉन वेज देकर, गलती से उन्होंने आपको नॉन वेज सब्जी प्रेजेंट कर दी, आपको देखकर पता नहीं चला, आपने खाया और बाद में पता चला, और वो भी जैसे ही आप 2-3 बाइट खा चुके थे उसके बाद उन्होंने आके बोला कि सर 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 गलती हो गई, आप तो वेज खाने वाले थे, आपको नॉन वेज सब्जी दे गए हम तो। अब आधा मुर्गा अंदर जा चुका है, अब क्या करें, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, अब क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे? तो एक बात ध्यान रखनी है, ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप लेंगे। यहाँ आपकी डिग्निटी खतरे में है ना, वही आप वेजिटेरियन आदमी थे, आपको नॉनवेज दे दिया, अब वेजिटेरियन आदमी को नॉनवेज प्रेजेंट हो गया और उसने खा भी लिया, तो उसकी डिग्निटी तो गई काम से। अब वो तो, अब हरिद्वार जाओ, डुबकी लगाओ गंगा में जाकर, वहाँ पर बैठकर तपस्या करो, फिर जाकर वो प्रभाव ख़त्म करो, मतलब जो भी है। तो वेजिटेरियन आदमी को नॉनवेज दे दिया और अब आपने खा भी लिया, तो अब आप क्या स्टेप लेंगे? आप एक रेस्टोरेंट में थे, आप क्या स्टेप लेंगे, ये पूछेंगे आपसे। और यहाँ पर इंटेंशन ध्यान रखनी है, कोर्ट भी, जुडिशरी भी इंटेंशन ध्यान रखती है, क्रिमिनल की इंटेंशन पूछती है वो, जुडिशियल सिस्टम इंटेंशंस पे भी चलता है कि आपको कोई मारने आ रहा था और आपने अपने बचाने के चक्कर में उसको मार दिया, तो आपकी इंटेंशन मारने की नहीं थी, खुद को बचाने की थी, तो सेल्फ डिफेंस हो गया वो। और एक आप गए इस हिसाब से थे कि सलमान खान को उड़ा देंगे, आप लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में हैं, तो फिर तो आपकी इंटेंशन ही है उसको मारने की, तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कहाँ हुआ? तो इंटेंशंस चेक की जाती हैं। आपको नॉनवेज दिया, पर रेस्टोरेंट के लोगों की जो हैं उनकी इंटेंशन ठीक थी, रेस्टोरेंट की इंटेंशन जो है ना, या रेस्टोरेंट स्टाफ बोल दो, रेस्टोरेंट स्टाफ की इंटेंशन ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात भी है कि वो क्यों चाहेंगे, आप वेज खाने वाले नॉन वेज, उनको क्या हासिल हो जाएगा आपको नॉन वेज खिलाकर, वो उनका कोई टारगेट तो है नहीं है ऐसा, तो उनकी इंटेंशन तो ठीक है, पर अब गलती हो गई, वेज को नॉन वेज खिला दिया, अब क्या स्टेप लेंगे, आपके हाथ में है ये सारा। तो आपको एक तो क्या करना है, सबसे पहले इंटेंशन क्या है ये चेक करना है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप इंटेंशन तय कर पाओ, जो 99.9% ये है कि इंटेंशन ठीक ही होगी, गलत नहीं होगी, क्यों गलत देना चाहेंगे। दूसरा, मिस्टेक की लेवल क्या है, गलती का लेवल क्या है। भाई अब गलती से एक सब्जी की जगह दूसरी सब्जी आ गई जो नहीं थी आपके लिए, वो लेवल कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, एक दे दिया गलती से हो गया, भाई अभी हमेशा तो नहीं होता है, तो लेवल ऑफ मिस्टेक भी। आपको जहर तो नहीं दे दिया है ना, जहर ही दे दिया होता तो लेवल खराब था कि आपने खा लिया, अब आप 1 घंटे में मरोगे क्योंकि आप जहर खा चुके हो। डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में दवाई दे रहा है और दवाई देने की बजाय उसने साइनाइड की गोली दे दी। अब ये लेवल ऑफ मिस्टेक क्या है, ये तो बहुत बड़ा है कि अब तुम मर ही जाएंगे। या जहर की गोली इंजेक्शन लगाना था और जहर का इंजेक्शन लगा दिया, लगाकर और ग्लूकोज में लगाकर डॉक्टर साहब चले गए और आप धीरे धीरे मीठी नींद मर रहे हो। तो अब इसमें लेवल ऑफ मिस्टेक क्या है, बड़ा है, जान ही गई ना आपकी, यहाँ जान थोड़ी जा रही है। तो लेवल ऑफ मिस्टेक क्या है, आपको लेवल भी चेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना है। तीसरी बात क्या है लेवल ऑफ मिस्टेक के बाद में, आपको रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो भी है वहाँ पर, जैसे मैनेजर है या जो भी इंचार्ज है, उसको कंप्लेन करनी है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है।
ऐसा नहीं करना है कि जिसने कर दिया उसको वहीं मारेंगे सर, उसको कूट कूट कर बेहाल कर देंगे, ये सब नहीं कर सकते। आप इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को आप कंप्लेन करेंगे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन से कंप्लेन करेंगे। और नाराजगी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नाराज हैं, घोर नाराजगी आपको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं ना, जैसे जोमेटो है, आपका ये स्विगी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ फूड डिलीवरी सिस्टम है, होटल्स की रेटिंग वेटिंग होती है, आप वहाँ पर भी अपनी व्यूज़ रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप पर जाकर क्या कर देंगे, कंप्लेंट भी कर सकते हैं दायर। आप अलग अलग ऐप पर अपने व्यूज़ दे सकते हैं, वो लोग मांगते भी हैं कि आप स्टार रेटिंग दें और फिर आप अपना ओपिनियन भी लिखें, तो वो लिख सकते हैं, आप दे सकते हैं उसको ओपिनियन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आउट ऑफ द लॉ नहीं जाना है, कानून हाथ में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, कानून हाथ में नहीं लेना है। अगर ऐसी समस्या हो जाए तो कानून हाथ में नहीं लेंगे, मारा पीटी नहीं करेंगे, वहाँ इस तरह का काम नहीं करेंगे कि उसको छोड़ेंगे नहीं, वो वाला काम नहीं करना है। कंप्लेन दे दो, आइंदा मत जाओ, नाराज़गी दिखा दो और ऐप पे फीडबैक दे दो, ख़राब फीडबैक दे दो, सब कुछ कर दो, बट ऐसा नहीं कानून हाथ में ले लिया, वो नहीं करना है। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। ये डिग्निटी का प्रश्न है, आपकी राइट्स का प्रश्न है और आपके साथ खराब हुआ है, तो आपको उसमें क्या करना है, ये एक जनरल बात हो गई। अब ऐसी कोई और कंडीशन भी आ सकती है, आप रेलवे में सफ़र कर रहे थे, वहाँ कुछ ऐसा हो गया जिससे आपकी डिग्निटी को हार्म हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप ट्रेन को आग तो नहीं लगा दोगे ना, वो तो नहीं करना है। नॉर्मली जो चीज़ें हो सकती हैं कि IRCTC का फीडबैक देंगे, उसमें बोलेंगे, कंप्लेन दर्ज करेंगे, हम ट्वीट कर देंगे, आजकल तो ट्विटर डिप्लोमेसी है, आप रेल मिनिस्टर को ट्वीट कर देंगे कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, पर कानून हाथ में नहीं लेंगे, जो कानूनी तरीका है उसी से काम करेंगे। फिर एक डिग्निटी का एक और प्रश्न बनता है, ये तो एक हो गया जो जनरली पूछा जाता है अक्सर। एक और डिग्निटी का एरिया बनता है जिसमें आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, ईमानदार आदमी हैं, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। भाई आपको बेईमान बनाकर तो सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, पहली बात तो ऐसे सोचेंगे कि आप एक बेईमान ऑफिसर हैं, तो शुरुआत तो ऐसे नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा, आपको भी अटपटा लगेगा कि हाँ सर, फिर आगे कि हाँ मैं ही बेईमान हूँ, अब बताओ। तो आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और आपके ऑफिस में एक लॉबी बनी हुई है, लॉबी इन ऑफिस। लॉबी बोल दें या फिर हमारे यहाँ पर यूनियन काम करती हैं अलग अलग जगह पर, स्टाफ यूनियन होती हैं, लेबर यूनियन होती हैं, वो यूनियन बनी हुई है और यूनियन बहुत पावरफुल है। और वो क्या नहीं करती, ये जो लॉबी ऑफिस में यूनियन जो है ना, ये काम नहीं करते। अब ऑफिस में नेतागिरी करने तो आए नहीं है, यूनियन बनाना ऑफिस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, काम करना ऑब्जेक्टिव है, काम करते नहीं है, दादागिरी करते हैं और न करने देते हैं दूसरों को, खुद तो करते नहीं है, और जो अपने साथी हैं उनको भी काम नहीं करने देते, तो न खुद करते ना दूसरों को करने देते। अब आप कैसे हैंडल करोगे, ये सवाल है। अब आप बॉस बन के जाओगे ना जिस भी ऑफिस में, आपको ये समस्या दिखेगी। भाई पुलिस में इतनी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस में क्या ना एक रिस्पेक्ट का कल्चर रहता है, देखा है पुलिस में जो नीचे का स्टाफ होगा ना, वो बॉस की बात बहुत ध्यान से सुनता है, मानता है और रिस्पेक्ट भी पूरी करता है। वहाँ पर यूनियन नहीं होता इतना ज़्यादा, पर जनरली ऑफिस के अंदर यूनियन होती है जो हावी रहती है ऑफिसर्स के ऊपर, ग्रुप में हावी रहते हैं, कलेक्टिव प्रेशर बनाते हैं। तो कैसे हैंडल करोगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ ये नहीं कि साहब उनसे बस मैं उनको देख लूँगा, उनको बोलूँगा काम नहीं किया तो मैं निकाल बाहर करूँगा, लड़ाई लड़ लूँगा या पुलिस को बुला लूँगा, काम नहीं करेंगे तो उनकी कंप्लेन कर दूँगा। ऐसा करेंगे तो ना तनाव हो जाएगा, आप ही के जीवन में तनाव होगा। क्या होगा, अब आपका जो है ऑफिस, आपको वहीं रहना है, वहीं पर ही जॉब करनी है, वहीं पर ही काम करना है, वहीं के लोगों से लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर, तनाव कर कर फिर हम यदि काम करेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस ऑफिस के अंदर, मुश्किल हो जाएगा। तो अब जब जहाँ रहना है वहाँ पर अच्छा माहौल बना कर रहें तो ही ठीक रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत प्यार से उनको टैकल करेंगे। तो आप ये बोलोगे कि साहब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जाकर टारगेट सेट कर दूँगा, टारगेट ऑफ वर्क, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, टारगेट होते हैं, तो आप टारगेट ऑफ वर्क सेट कर देंगे सबके लिए कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, इन सब पदों के लिए ये सब काम रहेंगे, ये सब टारगेट रहेगा। टारगेट सेट करेंगे। टारगेट सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टाइम के बाद में, जैसे 1 महीने बाद हम उसको रिव्यू करेंगे कि ये टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस खराब आएगा।
तो जो यूनियन के नेता हैं, मान लो ये 8-10 लोग हैं, ऐसे कुछ हैं 8-10 लोग, तो क्या होगा, उन 8-10 एम्प्लॉयज़ का जो लॉबी बना रहे थे उनका वीक परफॉर्मेंस आएगा, उनका परफॉर्मेंस खराब होगा। खराब होगा तो क्या होगा, फिर हम उनको लेटर लिखकर प्यार से समझाएंगे, ऑफिशियल लेटर इशू करेंगे कि आपको ये टारगेट दिया गया था, इतना समय था, आपने काम नहीं किया, हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे से काम ठीक से करेंगे। आपको ये पहली बार ऑफिस की तरफ से एक जो है लेजिटिमेट वार्निंग दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, आप किसी वजह से नहीं कर पाए हैं काम, पर आगे ज़रूर करेंगे, अगले महीने के अंदर सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। तो आपको ये एक लेटर इंटीमेशन के लिए दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, लेटर इशू करके, सब कुछ कागज पे रहेगा ना, तो आपके पास पावर रहेगी। मुंह जबानी लड़ाई से कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई सबूत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लेटर इशू करेंगे, तो आपके पास लेटर की कॉपी है, उनके पास है, कल को कोई भी बात हो गई तो आप बता सकते हैं कि सर इनका परफॉर्मेंस ही वीक था, इनको लेटर इशू करा था, ये फिर इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपके पास एक सबूत रहेगा, कागज से बड़ा कोई सबूत नहीं है। तो लेटर इशू करके आप प्यार से समझा देंगे। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, फिर एक स्ट्रिक्ट लेटर जाएगा एक्शन लेने के लिए कि अगर आपने नहीं माना तो हम क्या करेंगे, आप पे फिर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कर कर भी आप उनको बोल सकते हैं, अगला एक्शन ले सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि वो आपके ऊपर क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, आप पे बैकफायर होगा, क्योंकि वो तो काम करना चाहते नहीं है। आपने लेटर इशू कर दिया, 1 लेटर 2 लेटर किसी के भी बाद में आप पर एक्शन हो सकता है। एक्शन मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको अंडरमाइन करने की। तो एक कंडीशन और बना लेते हैं कि उन्होंने, मान लो आप एक मेल कैंडिडेट हो और उन्होंने क्या करा, आपके खिलाफ एक महिला को तैयार करा और ये तैयार करा, एक केस बनाया सेक्सुअल असॉल्ट का कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई ऑफिस के अंदर अपने ही केबिन में बुलाकर, और आपको उस महिला का नाम लेकर धमकाया गया कि हमको यदि प्रेशर करा काम के लिए तो फिर ये महिला कंप्लेन करेगी और कंप्लेन आप पर ऐसी दर्ज होगी और फिर आपको धमका रहे हैं इस बात के लिए। तो क्या हुआ है, यहाँ तक आपने कुछ किया, पर अब उन्होंने क्या करा, एक महिला को तैयार कर तैयार किया और आप पर, आप मेल हैं, आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज करवाने का धमकी दी आपको कि आपके ऊपर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है, आपको धमकाया इस बात के लिए। अब क्या करेंगे, फंस गए। अब तो जॉब जाए तो वो तो अलग बात है, इज्जत भी जाएगी साथ साथ में, ऐसा हो सकता है और ऐसा दिखेगा। यूनियन वाले इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इस तरह के प्रेशर में हों, आप पे ये एक प्रेशर नहीं है और कई तरह के प्रेशर आप पे बनाए जा सकते हैं। जब भी आपके ऊपर प्रेशर हो, आप अंडर प्रेशर हो, पहली बात ध्यान रखें, अगर आप ईमानदार हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो चाहे जो हो जाए दबाव में नहीं आना है किसी भी तरह के। आप उसका निर्णय सेल्फ डिसीजन लेंगे, अपनी इनर इंस्टिंक्ट से पूछकर आपने ऐसा काम किया है या नहीं किया है, आपको पता है वो तो सच्चाई क्या है। अगर सच्चे हैं आप तो कभी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। पहली बात तो आपको वो कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो क्या करोगे, तो पहली बात तो चाहे जो हो जाए दबाव में नहीं आएंगे। दूसरा, आप आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरा रहते हैं तो जनरली आपके ऑफिस में भी सब जगह लगे रहते हैं, नहीं है तो आप लगवा लो पहले ही, और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से आप प्रूव कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप पूरा फुटेज उठाकर देख लो, आज तक का ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। दूसरी बात, तीसरा बात, आप क्या करेंगे, अगर फिर भी आपको धमका रहे हैं वो लोग तो आप उनको फिर आप अल्टीमेटम दे देंगे कि अब लीगल लिमिट्स में, अपनी लीगल लिमिट्स में आप उनको ये बता देंगे कि अब एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये जो धमकी दी जा रही है, झूठा दबाया जा रहा है, अब ये सब करते रहे आप तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, आप दबने नहीं वाले हैं। तो अगर आपने अपना ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी प्रेजेंट कर दी ना तो कोई भी व्यक्ति हो आपको नहीं दबा पाएगा, ये पक्की बात है। और इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा भी जा रहा है तो भी आपको दबना नहीं है कि नहीं सर फिर तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आप सही हैं, सच्चे हैं, किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और लीगल तरीके से टेक्नोलॉजी को काम में लेकर सारे लॉजिक्स, सारी रीजनिंग, सारे तथ्यों के साथ में आप फाइट करेंगे, डरेंगे या दबेंगे नहीं किसी से। हमको ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए। कैसा ऑफिसर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पर उसके लिए आपके एथिक्स और आपके वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहली शर्त यहाँ पर है, बात समझ पा रहे हैं।
ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशंस और भी होंगी जो राजस्थान में हुई भी हैं कुछ कुछ, तो हम उन पर भी बात करेंगे। एक कंडीशन और ले लें फिर आज समअप करते हैं। एक कंडीशन और ले लेते हैं। राजस्थान में एक हुआ था केस, अजमेर का ही था। अजमेर में एक एसपी थे, उनको उस समय के एक विधायक थे, उन्होंने ऑफिस में कोई कलेक्ट्रेट की एक मीटिंग के अंदर एक थप्पड़ मार दिया था। वो एक बहुत पुराना केस था जो अभी कुछ टाइम पहले जाकर सॉल्व हुआ है। तो एक एसपी को विधायक का थप्पड़ मार देना, उस पर वो किस तरह की कार्रवाई करेगा। सपोज आप ही एसडीएम हो या डीएसपी हो और आपके बॉस आप मान लो सीएम है, ये तीसरी कंडीशन है, आपके बॉस है और बॉस कौन है, मान लो सीएम ही है। अब सीएम ने आपको क्या कर दिया, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो आपको थप्पड़ ही मार दिया, स्लैप, दूसरा हो सकता है आपको डांटा, स्कॉल्ड। दो कंडीशन है, थप्पड़ मारा और डांटा, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, लेवल अलग अलग है। आपको ऐसा कंडीशन दे दिया कि ये सब कुछ हो गया और एक आपको फंसा भी दिया कि वहां पर सीसीटीवी भी नहीं था। इतना तो सीएम ने भी ध्यान रखा कि सीसीटीवी है कि नहीं है, फिर ही करा जो कुछ किया। तो मान लो सीसीटीवी नहीं था, अब आपको एक हेल्प हो सकती थी, वो भी नहीं हो रही क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और पहली कंडीशन है कि आपको डांटा, स्कॉल्ड किया। डांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिकारी बनने के बाद इतनी मोटी चमड़ी तो होनी चाहिए कि डांट तो पड़ेगी पड़ेगी, और रोज पड़ेगी, और बॉस से ही पड़ेगी, क्योंकि बॉस की भी पड़ रही है ऊपर से। मान लो आपको कलेक्टर डांट रहे तो कलेक्टर की पड़ रही है मंत्री से या सीएम से। अब सीएम कर रहा है तो सीएम को फिर कहीं और से पड़ रही होगी, पार्टी का प्रेसिडेंट डांट रहा होगा तो, या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई चिट्ठी आ रही होगी, या होम मिनिस्टर कुछ कह रहा होगा, तो हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है वो तो चेन है, चेन ऑफ स्क्रीमिंग है। तो अगर आपको कोई डांट देता तो डांटने से नहीं डरना, सुन लेना, चुपचाप हो गया, फिर काम करेंगे। फिर तो वो तो उस समय हो सकता है उसका मूड भी खराब हो बेचारे का, और वो आपको डांट गया हो, तो डांट का तो कोई एक्शन नहीं होता। बहुत नॉर्मल सी बात है कि ठीक है सर, अब मैं रिव्यू करूंगा, अगर मेरे काम में कोई कमी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, उनकी डांट को मैं कंस्ट्रक्टिव तरीके से लूंगा और उसको फिर इम्प्रूव करूंगा। तो डांटने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कितनी भी गलती हो जाए आपसे, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, ये पक्की बात है। स्लैप इज नॉट अलाउड, वो तो नहीं होना चाहिए। ये आपकी अपनी डिग्निटी है, आपके राइट्स हैं, कि आपको कोई मारेगा थोड़ी जॉब के अंदर। तो अब यहां पर यदि फिजिकल अब्यूज है तो क्या होगा, अगर आपको स्लैप किया गया है तो हम क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, थप्पड़ पड़ा, पड़ते ही पहले आपको वहां पर ये नहीं कि सर मैं बस सीसीटीवी नहीं है तो अब मैं भी सीएम के थप्पड़ मार दूंगा, ये नहीं कर सकते, है ना। ये मैंने पहले भी कहा है, कानून हाथ में नहीं लेना है कि सीसीटीवी तो था ही नहीं सर, तो नहीं है तो ठीक है, फिर तो मैंने भी चूड़ियाँ थोड़ी पहनी है, मैं भी मार दूंगा, ये जवाब नहीं देना है। इंटरव्यू में तो कम से कम नहीं देना है, क्या करोगे वो आपकी मर्जी, ठीक है। इंटरव्यू में नहीं बोलना है, और करना भी नहीं है। वैसे तो करना क्या है, उसके भी स्टेप है। सबसे पहले आप मेडिकल करा लो। जैसे जिन एसपी को, अजमेर का जो वाक्य है ना, जिन एसपी को थप्पड़ पड़ा था, उन्होंने भी कोई वापस थप्पड़ नहीं मारा, लड़ाई नहीं लड़ी, सबसे पहले क्या करा, मेडिकल कराया। तो जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा, अगर गुस्से में मारा ही है तो कोई निशान, कोई ब्लड कहीं से कुछ तो हो सकता है आया हो, भाई कहीं पर कुछ कट लग गया हो, थप्पड़ पड़ा हो तो कोई निशान पड़ा होगा, उंगली के निशान होंगे, तो फिंगर प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट के अंदर सब कुछ आ जाएगी कि इनके ये मेडिकल रिपोर्ट बन गई। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर करवा लिया, मेडिकल रिपोर्ट बना लिया, वो कागज़ लिया, उसको लेकर आ गए। वो किसी भी आदमी का करते हैं तो आपका तो करेंगे ही, भाई आप एसडीएम हो, डीएसपी हो, तो आपका तो मना थोड़ी करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को रिपोर्ट करोगे इस मेडिकल रिपोर्ट के साथ में। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, आप मान लो एसडीएम हो तो एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया, या एडीएम हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया कलेक्टर। तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करोगे इस सब के बारे में विद प्रूफ्स कि ये सब हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट ये थी, मेरा एलिगेशन है ये। उसके बाद में भी क्या होता है, कई बार अगर यहां तक सुनवाई नहीं हुई है तो आप जिस भी सर्विस में हो उसकी एसोसिएशन होती है। आप आरएएस हो तो आरएएस एसोसिएशन है, आरपीएस हो तो आरपीएस की एसोसिएशन है, और वो पावरफुल होती है। आरएएस एसोसिएशन सीधा कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के साथ में डील करती है। वो घबराते नहीं है, बहुत पावरफुल एसोसिएशन होती है, वो हड़ताल पर भी नहीं जाते हैं कभी। सीएम, चीफ सेक्रेटरी सब उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो आप अपनी एसोसिएशन को इस बात का रिपोर्ट करोगे। क्या करोगे, आपकी जो एसोसिएशन है सर्विस की, सर्विस एसोसिएशन जो है उसका जो हेड है उसको रिपोर्ट करोगे विद प्रूफ्स अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ में कि ऐसा ऐसा हुआ है।
और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब फिजिकल मामले में तो मेरे को लगता है कर ही देना चाहिए, यदि फिजिकल कोई एक्शन हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा लगे तो एफआईआर भी कराओगे। और एक बात तो है, फिजिकल मामलों में तो 100% करवानी है कि एफआईआर करवाएंगे। अब सीएम होगा तो घबराना नहीं है, सीएम के खिलाफ भी कंप्लेंट तो हो ही सकती है ना, सीएम अगर क्राइम करेगा तो एफआईआर नहीं होगी क्या? सबसे पहले रिपोर्ट तो एफआईआर ही होगी, तो आप एफआईआर करवाओगे। ये स्टेप्स आप काम में लोगे, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, दबाव में नहीं आओगे। सीएम है तो है, कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है उनसे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, आपकी डिग्निटी का प्रश्न था। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये मैंने 3 कंडीशंस आपके साथ डील करी हैं, बट चौथी भी पूछी जा सकती है। तो आपको हमेशा एक कॉमन बात ध्यान रखनी है कि आपको कानूनी तरीका फॉलो करना है, लीगल पाथ फॉलो कर कर ही एक्शन लेना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, और जैसा किया है वैसा का वैसा रिटेलिएट नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना है। बदला नहीं लेना है वहां पर किसी से, कानून को फॉलो कर कर एक लेजिटिमेट आदमी यही करेगा और आपसे भी यही उम्मीद है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें और आगे कर लेंगे। इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में मुझे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस और कुछ इमेजिनेटिव क्वेश्चंस ये थोड़े बहुत डिस्कस करने हैं, और इनके बाद में एक बार ये एरिया इंटरव्यू का एक मोटा एरिया कवर हो जाएगा। और करंट के टॉपिक तो हम हमारे डिस्कशन रोज कर ही रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो हम जारी रखेंगे। आई होप ऑनलाइन जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये वीडियो से हेल्प मिलेगी, और RAS या IAS या और किसी स्टेट सर्विस की इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को इस वीडियो के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो मदद करेंगी, यही उम्मीद मैं भी रखता हूं और ATC भी रखता है। और भी कोई आप हमसे मदद चाहते हैं और सोचते हैं कि हमको और वह भी करना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हम उम्मीद करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।